Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Am I audible to all? जल्दी से थम्स अप कीजिए अगर मैं ऑडिबल हूं तो जल्दी से मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके, सो आंसर भी आ गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ए फ्रांसिस टर्बाइन विद एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 75%। ठीक है, ओके, गुड। चलिए, तो हमने जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, ए फ्रांसिस टर्बाइन विद एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 75% इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 148.25 किलोवाट पावर। इट इज वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ 7.62 मीटर। ठीक है, द पेरिफेरल वेलोसिटी आपको दी हुई है एंड द रेडियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपको दिया हुआ है। ठीक है, द व्हील्स रन्स एट 150 आरपीएम एंड द हाइड्रोलिक लॉसेस इन द टरबाइन इज 22%। बस मेन कीवर्ड यहाँ पर इस क्वेश्चन से यही है। ठीक है, कि हाइड्रोलिक लॉस, मैंने यहाँ पर मैकेनिकल लॉस की बात नहीं की, यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोलिक लॉस। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लॉस इन द टरबाइन इज 22% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी। ओके, एज्यूम रेडियल डिस्चार्ज, डिटरमाइन दीज क्वांटिटीज। ओके, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आंसर भी आ चुके हैं। ठीक है, जो आपने कल आंसर निकाले होंगे प्लीज जल्दी से बता दो। ठीक है, प्लीज जल्दी से बता दो। 0.404 D1, ओके, एंड 0.177, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, एंड 37, ओके, वेरी गुड, 32.62, ओके, 0.404 is the right answer and 0.177 B1 is the right answer। ओके, चलिए तो अभी देखते हैं। ठीक है, इसे हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट हैं उनको हमें अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पर फ्रांसिस टर्बाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी दी हुई है, तो सबसे पहले गिवन से भी पहले हमें क्या बनाना होता है, उसका डायग्राम। ठीक है, एटलीस्ट हमें डायग्राम के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो फ्रांसिस टर्बाइन हो, चाहे वो इम्पल्स टर्बाइन हो, चाहे वो हमारी एक्सियल टर्बाइन हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो इनलेट रेडियल डिस्चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब जो हमारे पास इनलेट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से हम देंगे उसे। ठीक है, और ये आपको पता भी है कि रेडियल इनलेट होता तो हम बात करते हैं यहाँ पर थीटा की, कि थीटा 90 डिग्री है, बट यहाँ पर रेडियल इनलेट तो दिया नहीं है। इसका मतलब हम क्या मानेंगे यहाँ पर कि V1 और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पर है। साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास VR1, ये यहाँ पर कितना है, थीटा एंगल पर। ये कितना हो जाएगा मेरा VF1, और यहाँ से यहाँ ये वाला हो जाएगा हमारे पास VW1। ओके, एंड दिस इज U1 एंड दिस इज U1, और U1 की डायरेक्शन देखेगा, U1 की डायरेक्शन है ऐसे यहाँ से इस O पॉइंट से। ओके, उम्मीद है ये चीज आपने बना ली होगी। साथ ही हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, ये रेडियल डिस्चार्ज है तो VR2 तो सेम होगा, बट VR जो हमारे पास V2 होगा वो हमारे VF2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये हमारा रेडियल डिस्चार्ज है, इसका मतलब VW की वैल्यू 0 है या फिर 90 डिग्री है बीटा की वैल्यू। रेडियल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री हो बीटा की वैल्यू, तो उसके सेंस में क्या हो जाएगा, VW हमारा 0 हो गया। साथ ही हमारे पास यहाँ पर ये U2 बना है और ये हमारे पास U1 बना है, साथ ही ये VR2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास फाई एंगल आ जाता है। तो डायग्राम तो बहुत ईजी है, हमने बार बार बनाना सीख लिया है, तो उम्मीद है आपको डायग्राम क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो गिवन हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है ईटा ओवरऑल दी हुई है। ओवरऑल में और डिफरेंस है और हाइड्रोलिक में डिफरेंस है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये वर्ड लिया हुआ है ओवरऑल, इसका मतलब ये हाइड्रोलिक नहीं है, ये ईटा ओवरऑल है। कितना है, 75%, मतलब 0.75 है ना, इन मैग्नीट्यूड 0.75 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए 148.25 किलोवाट पावर, है ना। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी किस चीज को रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए दिस मच ऑफ पावर, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये है शाफ्ट पावर। जब भी इस तरह की वर्डिंग आती है तो हमारे पास ये चीज क्या है, हमारे लिए शाफ्ट पावर की तरह काम करेगी। तो शाफ्ट पावर हमारे लिए कितना दिया हुआ है, 148.25 किलोवाट। शाफ्ट पावर हमारे लिए 148.25 किलोवाट दिया हुआ है। ओके,
नाउ अब हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारे शाफ्ट पावर, ठीक। अब आगे चलो, इट इज वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ 7.62, मतलब h की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 7.62 मीटर। बेसिकली अगर मैं इसे h1 बोलूं, जो कि हमने अभी तक अपने एग्जांपल्स में लिया है, तो ये h1 की तरह काम कर रहा है जितना मुझे हेड मिल रहा है, ठीक है, वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ, ठीक है, जो हमारे पास हेड मिल रहा है, जो इनलेट पर हेड होता है, वो वैल्यू है h1 7.62 मीटर, ओके। द पेरिफेरल वेलोसिटी एंड रेडियल वेलोसिटी एट इनलेट इज, ठीक है, तो इनलेट पर हमें पेरिफेरल वेलोसिटी दे रखी है 0.26 u1 0.26 अंडर रूट 2gh, ओके। तो सबसे पहले मुझे u1 की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, 0.26 अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू h की वैल्यू यहाँ पर रखिएगा कितनी है, h की वैल्यू 7.62 वैल्यू रखिएगा, h मतलब बेसिकली h1 है यहाँ पर, जो हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से लेके चलते हैं 7.62। तो यहाँ से u1 की वैल्यू मुझे बताइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, u1 की वैल्यू कितनी आ रही है। ओके सांग्या जी, देखिए मेन कीवर्ड होते हैं यहाँ पर देखिएगा ओवरऑल एफिशिएंसी है 75%। देखिए यहाँ पर ए फ्रांसिस टरबाइन विद एन ओवरऑल एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस पावर, ठीक है। तो इतनी हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है, इतनी हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, वही हमें क्या प्रोड्यूस कर रही है, पावर। तो ओवरऑल एफिशिएंसी में आपको याद होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी में हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ करता था, ईटा ओवरऑल इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन में वाटर पावर। तो यहाँ पर साफ आपको दिख रहा है कि ये हमारे लिए यहाँ पर शाफ्ट पावर की बात की जा रही है, क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी जो रिलेट करके चलती है पावर, जितनी हमें रिक्वायर्ड है पावर, वो हमारी शाफ्ट पावर से रिलेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर ओवरऑल के सेंस में हम शाफ्ट पावर की बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 शायद क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको शाफ्ट पावर के हिसाब से ओवरऑल एफिशिएंसी को रिलेट करते हुए करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ठीक है, जब हम इंपल्स टरबाइन की बात कर रहे थे। क्लियर, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो u1 की वैल्यू बताइए जल्दी से, रिप्लाई आया, ओके 3.179 वेरी गुड, 3.179 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, ओके, ठीक है। यहां से अब दूसरी चीज क्या है, एंड द रेडियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट इज, तो रेडियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो मतलब vf1 है ना, रेडियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो vf1 दिया हुआ है आपको 0.96 अंडर रूट 2gh1, ठीक है। तो 0.96 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू h1 की वैल्यू फिर से 7.62, इसका मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है, इसका मुझे आंसर बताइएगा। और साथ में हमें क्या गिवन दिया हुआ है, n की हमें वैल्यू पता है, n दिया हुआ है, n कितना है 150 आरपीएम, 150 आरपीएम, एंड देन लास्ट में दिया हुआ है एंड द हाइड्रोलिक लॉसेस इन द टरबाइन इज, तो हाइड्रोलिक लॉसेस में लिख रहा हूं यहाँ, हाइड्रोलिक लॉसेस इक्वल टू है 22% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या क्या बताना है, हमें गाइड ब्लेड एंगल बताना है, व्हील इनलेट एंगल बताना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पर ये क्या है, गाइड ब्लेड एंगल क्या है, गाइड ब्लेड एंगल होता है हमारा ये अल्फा, ठीक है। गाइड ब्लेड एंगल, गाइड कहाँ होती हैं, वो जो आपके पास गाइड ब्लेड इस मूविंग ब्लेड के बाहर लगा होता है, उसे हम गाइड ब्लेड कहते हैं, तो उसका जो एंगल है वो अल्फा है। जबकि द व्हील वेन एंगल एट इनलेट, तो व्हील वेन एंगल एट इनलेट क्या है, जो हमारे पास है थीटा है, ठीक है। तो थीटा हमारे लिए क्या है, व्हील वेन एंगल एट इनलेट। द डायमीटर ऑफ द व्हील एट इनलेट मतलब d1 है ना, एंड द विड्थ ऑफ द व्हील एट इनलेट मतलब b1, ये वैल्यूज आपसे पूछी थी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लॉस 22% ऑफ अवेलेबल एनर्जी, यहां से वैल्यू बताइए, vf1 11.738, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 11.738 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरे पास vf1, ठीक है। हमें vf1 मिल गया है, हमें u1 मिल गया है, हमें अल्फा निकालना है। अगर मुझे vw1 मिल जाए तो बेस्ट है, अगर मुझे vw1 मिल जाए तो बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो vw1 कैसे मिलेगा, उस चीज को देखने के लिए हम कहाँ से जाएंगे, कि हमें पता है कि हम अगर यहाँ पर एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात कर लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ एक रिलेशन की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। तो
हाइड्रोलिक इफिशियंसी की बात करने में VW1 U1 अपॉन में GH हुआ करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक इफिशियंसी की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम इस चीज को सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए फिर टोटल हेड के सेंस में हम हाइड्रोलिक इफिशियंसी को निकालते हैं, ठीक है। टोटल हेड के सेंस में हम हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकालते हैं। यहाँ तक ये हो चुका होगा तो मैं इसे ऊपर से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये नोट डाउन हो चुका होगा, हमने गिवन सारी चीजें लिख ली हैं। ओके, तो हमें अल्फा थीटा D1 एंड B1 निकालना है। अल्फा थीटा D1 एंड B1 निकालना है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास अवेलेबल हेड कितना है। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास अवेलेबल हेड कितना है, पहले ये देखो। अवेलेबल एनर्जी हम जिसे बोल देते हैं या अवेलेबल हेड जिसे हम बोल देते हैं, वही हमारे लिए अवेलेबल एनर्जी होता है ना। आपको याद है ना कि जब मैंने यहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन बनाया था, ठीक है, ये कपलिंग था यहाँ पर और ये फ्रांसिस टरबाइन हमने इस तरह से बनाया हुआ था। ये हमारे लिए पेनिस्टोक था, ये हमारे लिए रिजर्वायर था। तो ये जो आपके पास यहाँ पर हम हेड की बात कर रहे थे, तो मैंने कभी भी हेड को यहाँ से ये वाला हेड नहीं बोला। मैंने बोला है कि जब भी हम H1 की बात कर रहे होते हैं तो H1 हेड होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जब हम उसमें से फ्रिक्शन लॉस को घटा देते हैं। जब हम उसमें से फ्रिक्शन लॉस को हटा देते हैं तो H1 ये होता है जो कि इस पर इनलेट पर होता है। तो H1 के अंदर क्या होता है, H1 के अंदर P1 y rho g प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1, ये सब कुछ होता है। ये है हमारा वो अवेलेबल हेड जिसे हमने H1 बोला, जिसे हमने किस एग्जाम्पल में जब हमने आपकी बात की थी, जब हमने डेरिवेशन किए थे तो हमने उसे H1 बोला था। यहाँ पर भी मैं H1 ही बोल रहा हूँ। तो ये जो H1 है ये हमारे लिए अवेलेबल हेड है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर हाइड्रोलिक लॉस जो हो रहा है, हाइड्रोलिक लॉस जो हो रहा है इन रनर और जो हम बोल देते हैं एग्जिट ऑफ द रनर। क्यों, इस सेंस को समझो, एग्जिट ऑफ द रनर। तो इस सेंस को समझो, यहाँ पर जो ये हाइड्रोलिक लॉस हो रहा है ये दे रखा है उन्होंने 22% ऑफ द टोटल हेड अवेलेबल। टोटल हेड अवेलेबल हमारे पास H1 है, उसका 22% ये हमारे लिए लॉस हो रहा है, हाइड्रोलिक लॉस हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ हमारे लिए कि अगर ये मैकेनिकल लॉस होता, तो कल मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होना चाहिए ये, कि H1 इक्वल टू H वर्किंग वाला जो वर्क डन कर रहा है, प्लस HF जो मैकेनिकल लॉस हो रहा है, प्लस H2 जिसे हम एग्जिट लॉस बोल रहे हैं, मतलब वेस्ट जिसे बोल रहे हैं, कि जिसको हम यूज कर सकते थे बट कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मीनिंग आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन की वर्डिंग कभी भी आपको घूमी हुई मिल सकती है, तो आपको वो कैच करनी आनी चाहिए। वहां पर मैकेनिकल लॉस नहीं है, जबकि एक बार को मैंने क्वेश्चन आपको मैकेनिकल लॉस का भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया आपसे H2 के बारे में कि लॉस कौन सा, हाइड्रोलिक मतलब जो वाटर लॉस है। वाटर लॉस किसके सेंस में होगा, Py rho g के, P2y rho g के, प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g के एंड प्लस Z2 के सेंस में होगा मेरा वाटर लॉस। तो उन्होंने सीधा यहाँ पर इनकी वैल्यू ना देते हुए आपको सीधा बोल दिया कि जो मेरा H2 है वो क्या है, 22% ऑफ H1, 22% ऑफ H1 है। तो अब जरा यहाँ से आप समझिएगा, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा आपको। हमारे पास U1 की वैल्यू आ चुकी है, सॉफ्ट पावर हमारे पास ये लिखी हुई है, ठीक है। ईटा नोट को मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इस क्वेश्चन को हम यहीं पर देख लेते हैं इस पर। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ आपसे कि टोटल अवेलेबल एनर्जी आपके पास कितनी है रनर पर अवेलेबल एनर्जी कितनी है, वर्किंग हेड जो रनर पर मिल रहा है वो कितना है। जब तक आपको मैकेनिकल लॉसेस ना दिए हुए हैं तो जीरो मान के चलो, जब तक मैकेनिकल लॉसेस ना दिए हुए हो तो जीरो मान के चलो, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रोलिक लॉसेस हैं, जो H2 है हमारे पास, वो H2 के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि H2 की वैल्यू क्या है, 0.22 है H1 के। H2 की वैल्यू क्या है, 0.22 है H1 के। तो हमारे पास अगर मैं इफिशियंसी की बात यहाँ करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इफिशियंसी की बात, ठीक है। इसे हम रफ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इफिशियंसी की बात करता हूँ, ईटा कौन सी वाली, हाइड्रोलिक इफिशियंसी, ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। समझिएगा हाइड्रोलिक का मीनिंग क्या था और ओवरऑल एफिशिएंसी का मीनिंग क्या था। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जितनी रनर पावर हमें मिल रही है, जितनी रनर पावर इस फ्रांसिस टरबाइन पर मिल रही है वो कितनी है, जो अवेलेबल थी, जो टोटल नेट अवेलेबल इनलेट एनर्जी थी H1 माइनस में कितनी लॉस हो गई, 0.22 H1 डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी कितनी थी हमारे पास इनलेट में H1।
उम्मीद है यहाँ से ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ईटा हाइड्रोलिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट यहाँ से हो जाएगा ये 78, 0.78, H1 से H1 कैंसिल, तो यहाँ से आ गई ईटा हाइड्रोलिक 0.78। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में 78% है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, जबकि ओवरऑल एफिशिएंसी है 75%। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि आपको जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बराबर मिलेगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना वेस्ट किया है आपने और क्या हमारे पास आगे की तरफ लॉसेस हो रहे हैं। शाफ्ट पावर, रनर पावर से शाफ्ट पावर में जाते हुए कितने लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी उन चीजों पर डिपेंड करती है। तो शाफ्ट पावर हमें कितनी चाहिए थी यहाँ पर 148, जो यहाँ पर वैल्यू स्टार्टिंग में ली हुई थी ओवरऑल एफिशिएंसी के साथ में। ठीक है, तो आपको ऑब्वियस है कि 148 से कहीं ना कहीं ज्यादा ही वैल्यू मिलने वाली है इसके बेसिस पर। आप चाहे तो इस चीज को निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमें अभी निकालने की जरूरत नहीं है, आप उस चीज को निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि मेरी जो रनर पावर है वो ज्यादा आ रही है 148 से। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है यहाँ से आप समझ में आ रहा होगा। ओके, ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ से हमारे पास ईटा एच की वैल्यू आ गई 0.78। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे भाई अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मुझे ईटा की वैल्यू से तो ज्यादा मतलब था नहीं, मुझे था अल्फा की वैल्यू से। तो अल्फा की वैल्यू में मैंने ईटा की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन करवाया था इस तरह का, उम्मीद है आपको याद होगा। उम्मीद है आपको लिंक बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन में जब भी आप सोल्व करेंगे आपको एक दूसरे से लिंक बनाना आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो आपके पास एफिशिएंसी है या पावर है, ठीक है, उससे आप किस तरह से VW1 या U1 को कैसे काउंट करोगे। अगर आपने VW1 यहां से काउंट कर लिया तो ऑब्वियस है VF1 अपॉन में VW1 की वैल्यू से आप आराम से अल्फा निकाल सकते हो। तो हमारा जो मेन पर्पस होना चाहिए वो VW1 को निकालना चाहिए। अब VW1 आपको पता है कि वो एफिशिएंसी के टर्म में आता है। कौन सी एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो यहां से अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां से अब आगे चलते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है आपकी, वो क्या होती है इसके लिए, फ्रांसिस टरबाइन के लिए। बार बार मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, अगर मैं ये लिख देता हूं तो भी चलेगा। अगर कोई दिक्कत आएगी किसी को तो बताइएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या है, VW1 U1 रेडियल डिस्चार्ज है, VW2 जीरो हो चुका है, टर्मिनोलॉजी जीरो हो गई है आगे की। साथ ही यहाँ पर m डॉट था तो नीचे भी m डॉट था, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली एफिशिएंसी बचती है ये। अब यहाँ से ईटा एच पता है आपको 0.78 बराबर VW1 निकालना है। ठीक है, U1 आपको पता है कितना है 3.179 डिवाइडेड बाई G की वैल्यू 9.81, H की वैल्यू आपको पता है 7.62। यहाँ से मुझे VW1 की वैल्यू बताइए, यहाँ से मुझे VW1 की वैल्यू बताइए, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, आप वैल्यू बताइएगा। क्लियर, हमें निकालना है अल्फा थीटा। ठीक, तो ये चीज हो गई, यहाँ से VW1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, उसके बाद हम लेके चल रहे हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से VF1 अपॉन VW1। ठीक है, तो VF1 की वैल्यू रखिएगा। VF1 की वैल्यू है 738 हमने निकाली है, डिवाइडेड बाई VW1 की जो भी वैल्यू आएगी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो निकालिएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो निकालिएगा। फिर tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू बताइएगा मुझे। tan थीटा में क्या हो जाएगा, VF1 डिवाइडेड बाई VW1 माइनस में U1। ठीक है, तो यहां से आप tan थीटा की वैल्यू रखिएगा। VF1 11.738 डिवाइडेड बाई VW1 एंड U1, U1 इज 3.179। ओके, सो थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए इन सबके। 18.34 वेरी गुड, 18.34 VW1 वेरी गुड। यहां से VW1 आया 18.34 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अल्फा बताइए अब, अल्फा इज 32.62 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया, 32.62। यहाँ से VW1 की वैल्यू 18.34, 32.62 डिग्री इज द एंगल। ओके, नेक्स्ट थीटा इज 37 पॉइंट, हाँ वेरी गुड, 37.74। ओके, थीटा इज ओके, ठीक, बिल्कुल रवि जी, 32.62 गुड। ठीक है, चलिए फिर और थोड़ा आगे चलते हैं हम। अल्फा थीटा ये चीजें निकल गई हैं, अब हम चलते हैं D1 की तरफ। यहां तक ये चीज हो चुकी है। ठीक है, मैं ये वैल्यूज यहां पर रफ कर रहा हूं। ठीक है, U1 हमने निकाला है, ठीक है, VF1 हमने निकाला था और ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं D1 की तरफ। ठीक,
तो D1 की वैल्यू कहाँ से निकलती है, सीधे फॉर्मूले से, ठीक है। D1 की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, D1 ये मतलब सीधा U1 से पाई D1 NY 60। आपको U1 पता है तो यहाँ से सीधा आप D1 की वैल्यू निकाल लेंगे, N पता है आपको 150 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा U1 की वैल्यू है 3.179 इंटू 60 अपॉन में पाई इंटू 150। तो D1 की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, D1 की वैल्यू बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास B1, नेक्स्ट है हमारे पास B1, ओके। सो B1 के लिए चलते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास डायग्राम है, इसे अब मैं रफ कर रहा हूँ, ये आपके नोट्स में होगा अब, ठीक। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 0.404 D1 इज 0.404 मीटर, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट अब हम चलते हैं B1 को निकालने में। B1 का प्रोसेस देखिएगा, लिंक देखिएगा किस तरह से हमें आगे चलना है। आपने ओवरऑल एफिशिएंसी का अभी तक यूज नहीं किया था, बट B1 आपको पता है, फ्रांसिस टरबाइन में जब हम B1 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फ्लो डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला याद आता है। फ्लो डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला याद आता है कि हमारे पास जो Q होता है वो हमारे पास पाई D1 V1 इंटू VF1 होता है ना। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, और मेरे हिसाब से अब आपको याद हो चुका होगा क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस इनके बारे में कर लिए हैं। तो पाई D1 V1 इंटू VF1 के हिसाब से आपको ये B1 नहीं पता, ये निकालना है आपको। D1 पता है, VF1 पता है, बट Q भी नहीं पता, साथ में आपको डिस्चार्ज भी तो नहीं दिया हुआ, बट डिस्चार्ज के लिए एक हिंट दिया हुआ है। उस हिंट की तरफ से जाना है क्या कि ईटा ओवरऑल दी हुई है आपको, जबकि ये क्या होती है, सॉफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। अब क्योंकि आपको पता है वाटर पावर में कहीं ना कहीं क्यू की बात आ जाती है, इसलिए हमें ये चीज लेके चलनी पड़ेगी। सॉफ्ट पावर एक सॉफ्ट पावर मैकेनिकल पावर है जो कि आपकी कहीं ना कहीं रोटेशन से निकल के आ रही है 2 पाई NTY 60 से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज है ये वाटर के हिसाब से नहीं आ रही है, ये आपके मैकेनिकल जो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं वहां से निकल के आ रही है सॉफ्ट पावर, ठीक है। ओमेगा जो सॉफ्ट जितनी घूम रही है उसके हिसाब से हमारे पास सॉफ्ट पावर निकल के आ रही है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर हमें यहाँ पर दी हुई है 148.2 समथिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाटर पावर। वाटर पावर के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर पावर हमारे पास क्या होती है, रो जी इंटू QH। ईटा ओवरऑल आपको दिया हुआ है 0.75, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 148.25 सॉरी 148.25, okay. So Q is equal to 148.25, okay, divided by 1000। अब देखिएगा सिंपल सी बात, ये चीज किस में है, किलोवाट में, गलती मत करना। ये अगर किलोवाट में है तो यहाँ पर भी हमें इसे किलोवाट की यूनिट में लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से डिवाइड। अगर हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, अब ये यूनिट किस में आ गई, किलोवाट में, ठीक है। अब ये क्या होगा कि हम मान लीजिए कि इस चीज को 1000 को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये चीज क्या हो गई 1000, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1000 ऊपर पहुंचा, ये वाला जो 1000 था इसे हमने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। इनटू रो की वैल्यू 1000, इसकी वैल्यू 9.81 इंटू यहाँ से Q हमने इस साइड पहुंचा दिया, H की वैल्यू 7.62, ठीक है। एंड ईटा इस साइड आएगा 0.75, ईटा 0.75। तो Q की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी आ रही है, Q की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी आ रही है। Q इज इक्वल टू ओके, आपने फाइनल आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। Q की वैल्यू बताइए, उसके बाद यहां से क्या लेके चलना है, Q इक्वल टू पाई D1 B1 VF1। सो B1 इक्वल टू Q की जो वैल्यू आएगी Q डिवाइडेड बाई पाई इंटू D1 की वैल्यू आई है 0.404, ठीक है, एंड VF1 की वैल्यू आई है 11.738, ओके। सो Q की वैल्यू वेरी गुड 2.644, वेरी गुड 2.644। सो B1 इक्वल टू 0.177 मीटर, वेरी गुड, B1 इक्वल टू 0.177 मीटर, गुड, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया, अच्छे से समझा इसे, ठीक है। यहाँ पर 2.644 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। देखिए यहाँ पर किलोवाट को किलोवाट से कैंसिल करना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर 1000 रखेंगे, नहीं तो फिर आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर 10⁻³ के साथ में आएगी वैल्यूज फिर, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगे जी, निवेदित जी बहुत सही, ठीक है। चलिए
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले थे वो भी सारे के सारे यूज हो गए। ईटा ओवरऑल से आपको समझना है सॉफ्ट पावर का मीनिंग एंड वाटर पावर का मीनिंग। रोजी क्यूएच को अपने माइंड में रखना है हमेशा। साथ ही ये भी माइंड में रखना है कि अगर B1 पूछा है तो कहाँ से हम उस चीज को लेके चल सकते हैं, कौन सी अप्रोच लेके चल सकते हैं, डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज को निकालना है तो ओवरऑल से इजीली निकल रहा है सॉफ्ट पावर अपॉन रोजी क्यूएच। ठीक है, तो ये जो अप्रोचेज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। आपको जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की तो आपको ये पता लग रहा होगा कि जब भी अल्फा की बात आती है हमें VW1 निकालना होता है, जब भी अल्फा की बात आती है, थीटा की बात आती है, हमें VW1 निकालना होता है। तो सबसे पहले VW1 निकालने के लिए या तो पावर के बारे में सोचना या तो उस क्वेश्चन में रनर पावर दी होगी, है ना, क्योंकि आपको U1 जनरली पता लग जाएगा। किससे पता लग जाएगा? पाई DNY 60 से या फिर इस वाले रिलेशन से, ये या फिर इस वाले रिलेशन से KU1 इंटू √2GH से। ये चीज आपको जनरली U1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आपको VW1 निकालना है तो आपको या तो रनर पावर दी होगी, है ना, कि m.g VW1 U1 के हिसाब से, या फिर आपको कहीं ना कहीं इफिशिएंसी दी होगी। तो हेड पता होगा, GH के हिसाब से इफिशिएंसी के मल्टीप्लाई करके आपको VW1 मिल जाएगा, कि U1 आपको पता होगा। तो ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप फ्लूइड मशीनरी के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि यार चीजें कहां से हम कहां निकालें। और जहां पर आप ज्यादा फंस जाओ वहां पर रामबाण यूज कीजिएगा। वो क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि वाटर पावर जो होती है हमारे पास इनलेट पर, वो रनर पावर प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट होती है। ठीक है, वाटर पावर इक्वल टू रनर पावर प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट। अगर आप कहीं पर भी फ्लूइड मशीनरी में फंसते हो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं फंसोगे। क्लियर? चलिए फिर और आगे चलें अब। ठीक, चलिए यहां से हमने मेजॉरिटी क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, मेजॉरिटी क्वेश्चन देख लिए हैं जो रिलेट करते हैं फ्रांसिस टरबाइन से। ठीक है, उम्मीद है आपको अब क्वेश्चंस करना आ चुका होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से थम्स अप कीजिए अगर क्वेश्चंस करना इजीली आ चुका है अब। ठीक है, जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो पूछिए जल्दी से, कहीं पर भी कैसा भी कोई भी इश्यू हो तो। ठीक, अब हम चलते हैं। देखिएगा, सिंपल सी बात है, जब हम ड्राफ्ट ट्यूब की बात कर रहे थे NPSH, बेसिकली यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। देखिए स्टूडेंट बहुत घबराते हैं NPSH वाले कॉन्सेप्ट में, स्टूडेंट बहुत घबराते हैं, सोचते हैं कि यार NPSH जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, उसका मीनिंग कहाँ से रेफर किया जाता है। तो जो रेफरेंस है ना, जो इसका एक तरह से बॉटम एंड जो होता है कि जहां से हम इसे रेफर करते हैं, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वो चीज आपको क्लियर हो रही है तो समझ लीजिएगा कि आपको NPSH कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। जबकि NPSH के क्वेश्चंस में आपको माइनस प्लस जो वैल्यू होती है उसमें कहीं ना कहीं आंसर में डिफरेंस देखने को जनरली मिलता है, और गेट में जनरली आपको NPSH के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि थॉमस कैविटेशन फैक्टर के हिसाब से आपको निकालनी होती हैं। तो वो सारी जो वैल्यूज हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो जितनी भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ वो एट द एंड आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो NPSH एज ए हेडिंग डाल सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा कहाँ से रिलेट कर रहा है, मैं उस चीज को लेके चल रहा हूँ, है ना। हमारा जो है, हमारी थ्योरी तो सीक्वेंस में चलेगी। अब सीक्वेंस क्या है भाई, फ्रांसिस टरबाइन की बात चल रही है, फ्रांसिस टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब की बात चल रही है। मैंने एक चीज बोली आपसे कि भाई प्रेशर जो होता है यहाँ का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये प्रेशर कम होता है। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको यहाँ का जो रनर पावर का हेड है वो अगर आपको बढ़ाना है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फ्रांसिस टरबाइन को रखने के बाद,
एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फ्रांसिस टरबाइन को रखने के बाद उस फ्रांसिस टरबाइन में रनर पावर वाला हेड अगर बढ़ाना है तो आपको यहां पर प्रेशर को वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है और ये चीज मैंने आपको सोचवा भी दी थी। इस चीज को जरा सोचिएगा कैसे कि अगर हमारे पास हेड रेस लेवल तो एक है, बट अगर टेल रेस जो हमारे पास फ्रांसिस का आउटलेट है उस पर अगर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर जो आउटलेट है हमारा और वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है टेल रेस से, तो हमारे पास जो P2 होगा वो P एटमॉस्फेयर होगा। ऑब्वियस है, अगर ये ओपन होगी, ठीक है, तो P एटमॉस्फेयर होगा P2। बट अगर यही P2 मेरा P एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है ना, तो अब आप सोचो कि जो मेरे पास यहां पर इफेक्ट आ रहा है सक्शन का, तो सक्शन हेड मेरे लिए बढ़ रहा है ना, मतलब जो हमारे पास यहां पर वाटर फ्लो होने के लिए मुझे रनर पावर चाहिए थी, उसके लिए जो हेड बन रहा है, जिसे मैं H बोला करता था, याद करो, जिसे मैं H बोला कर रहा था, वो H की वैल्यू बढ़ रही है। H1 की वैल्यू नहीं, H की वैल्यू बढ़ रही है। किस सेंस में? रनर पावर को बढ़ाने में। कहां पर? उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर। ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है, ठीक है। तो बस अब मुझे यहां पर ये सेंस लेके चलना है कि यहां पर ये जो हेड बढ़ा, ये हेड किसकी कोरस्पोंडिंग बढ़ रहा है, ये चीज भी याद रखो कि इट इंक्रीजेस एट द पर्टिकुलर पोजीशन, एट द पर्टिकुलर पोजीशन, क्योंकि पर्टिकुलर पोजीशन पर, अगर इस सेंटेंस को मैं पूरा करूं तो पर्टिकुलर पोजीशन पर पहले ही H की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी थी। जब आपने इसे प्लेस किया इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, जब आपने इसे प्लेस किया एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो ये जो आपके पास हेड था ना H रनर पावर वाला, वो पहले ही रिड्यूस हो चुका था। उसे इंक्रीज करने के लिए आपने यहां पर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर से कम किया विद द यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, है ना। तो उम्मीद है आपको यहां से समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में H को आप बढ़ा तो रहे हो, बट यहां पर जो एक्चुअल में H जो डिक्रीज हो चुका था, उस चीज को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ड्राफ्ट ट्यूब से। तो ऐसा नहीं है कि ड्राफ्ट ट्यूब बनाते जाओगे और आपको हेड मिलते जाएंगे, मतलब फ्रांसिस टरबाइन एकदम इनफाइनाइट हेड देने वाली होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेन चीज आप समझ रहे हो, जो लॉस हुआ था पोजीशन रखने पर, वही हमारा लॉस इस प्रेशर को रिड्यूस करके हमने हेड को बढ़ा के लिया, ठीक है। उम्मीद है यहां से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसी को हम थोड़ा आगे और लेके चलते हैं कि यार अब हम क्या करें। हमें अगर मान लीजिए इस पोजीशन पर हेड की वैल्यू कुछ मिल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेल रेस मान लीजिए ये है, एक अलग से फिगर बना रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। टेल रेस ये है, आप इसे फ्रांसिस टरबाइन को यहां रख सकते हैं, आपका मन है आपने यहां रख दिया, आपका मन है आपने यहां रख दिया। आप क्या कर रहे हो, टेल रेस को बढ़ाए, मतलब इसको गैप को बढ़ाए जा रहे हो। आप ड्राफ्ट ट्यूब यहां पर ऐसे रख रहे हो, ठीक है, यहाँ की ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे बना रहे हो, यहाँ की ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे बना रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं पर भी इस फ्रांसिस टरबाइन को रख दो, इसका मतलब ये नहीं है। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है ना, अभी तक तो ये समझ में आ रहा है, कहीं पर भी रख दो, वहां से ड्राफ्ट ट्यूब खींच देना, आपके पास कोई इश्यू नहीं आएगा, हेड आपको उतना ही मिल जाएगा जितना कि यहाँ पर मिला था। ड्राफ्ट ट्यूब लगा देना, हेड उतना ही मिल जाएगा जितना यहाँ पर मिला था, क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब क्या कर रही है, प्रेशर को रिड्यूस कर रही है एट द एग्जिट, है कि नहीं। एट द एग्जिट प्रेशर को डिक्रीज कर रही है। वो यहाँ पर अगर ज्यादा हाइट पर है तो ज्यादा डिक्रीज कर देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा हम समझते हैं ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। अब थोड़ा समझिएगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी पॉइंट पर भी इसे रख सको और कितना भी इसमें हेड को डिक्रीज कर सको, ये मीनिंग नहीं होता इसका, ये मीनिंग नहीं होता है। क्यों, जरा समझिएगा। ये था तो जो हमने अभी तक मैथमेटिकली समझा है बिल्कुल सही है, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, बट एक फिजिकल लिमिटेशन आ जाती है। वो फिजिकल लिमिटेशन क्या है, उस चीज को सोचो। जो ये फिजिकल लिमिटेशन है उस चीज को सोचो। फिजिकल लिमिटेशन में होता है, देखिएगा, प्रेशर आप कितना डिक्रीज कर सकते हो, कोई बता पाएगा प्रेशर आप कितना डिक्रीज कर सकते हो इन द सेफ लिमिट। सेफ लिमिट यहां पर है क्या, यहां पर सिस्टम किस चीज का है, वाटर का। यहां पर सिस्टम क्या है, वाटर। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में सेफ लिमिट तक, इसमें सेफ लिमिट क्या होती है कि इसका प्रेशर उस लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका प्रेशर किसी भी पॉइंट पर उस एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। उस पर्टिकुलर का आंसर क्या होगा कि सेफ लिमिट से ये ऊपर ही रहे। वो सेफ लिमिट क्या होती है जिससे अगर ये प्रेशर और रिड्यूस किया तो वहां पर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। वो क्या होता है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है।
ओके ओके, दैट इज cavitation creation by achieving the vapor pressure in the draft tube. अब ड्राफ्ट ट्यूब में सबसे कम प्रेशर कहां पर होता है? ड्राफ्ट ट्यूब में सबसे कम प्रेशर कहां पर होता है? ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पर, तो ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पर या रनर के एग्जिट पर। तो रनर के एग्जिट पर या ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? क्योंकि ये पूरे का पूरा वाटर से फिल है। ऐसा तो नहीं है कि वाटर सिर्फ यही है, वाटर रनर में भी है, वाटर आपके पेनिस्टॉक में भी है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इस पोजीशन पर जो आपके पास वाटर बबल क्रिएट होना शुरू कर देंगे, यहाँ पर बबल्स क्रिएट होना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये वेपर प्रेशर से नीचे पहुंच जाएगा प्रेशर। अगर हम एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर रखते जा रहे हैं तो यहाँ पर मैथमेटिकली क्या होगा? प्रेशर तो रिड्यूस हो जाएगा, और प्रेशर रिड्यूस होने का मतलब क्या होगा कि ये वेपर प्रेशर से और नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, और नीचे पहुंच जाएगा। दैट इज द नो सोमेश जी, लवी जी, सांग्या जी, नो, दैट इज द वेपर प्रेशर। ये चीज आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी थी, उम्मीद है आपको याद होगा ये। ठीक है, कि आपने जब वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज डिपेंड ऑन द लोकेशंस। ठीक है, जनरली हम 0.3 ATM लेके चल लेते हैं वाटर वेपर का, जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है। मतलब अगर उससे कम गया तब उसमें कैविटेशन क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। कैविटेशन क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि वो उस प्रेशर पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एवोपरेट्स होना शुरू हो जाता है, मतलब वहां पर वो गैप देना शुरू कर देता है, वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं, वॉइड्स। ठीक है, जैसे ही वो वॉइड्स क्रिएट होते हैं तो अब क्या होता है कि जब ये पाइप फ्लो होता है, भाई एक तरह से ये किसका मैकेनिज्म होता है? पाइप फ्लो का। भाई फ्लूइड मशीनरी पूरी की पूरी पाइप फ्लो में। और अगर मैं पाइप फ्लो की बात करूं तो क्या होगा कि भाई एक टाइम को तो प्रेशर कम, एक टाइम को प्रेशर ज्यादा। तो यहां पर प्रेशर कम है, बट जब से ही आगे की तरफ गए तो प्रेशर ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब जो वो वॉइड्स बने हैं वो एक तरह से क्या होते हैं? वो कोलैप्स हो जाते हैं। और जब वो कोलैप्स हो जाते हैं तो उसमें से शॉक वेव निकलती है, तुरंत। और जैसे ही वो शॉक वेव निकलती हैं तो वो कहां पर टकराती हैं? जो आपके पास यहाँ पर मेटालिक बॉडी होती है, उस पर मेटालिक बॉडी पर वो शॉक वेव जाके टकराती है और उसे हैम्पर कर देती है। इसलिए कैविटेशन होना बिल्कुल भी सही नहीं होता है हमारी पाइप फ्लो में। हमारे फ्लूइड मशीन्स के जो हमारे मशीनरी के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, चाहे हमारी फ्रांसिस हो, एक्सेल हो, कोई भी हमारी मशीन हो, उसमें अगर पाइप फ्लो हो रहा है तो वहां पर कैविटेशन होना हमें बिल्कुल अवॉइड करना होता है। क्लियर? बिल्कुल अवॉइड करना होता है। तो कैविटेशन अवॉइड करना है, इसका मतलब हमें यहाँ का जो वेपर प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है, जो पी एग्जिट है, जो पी एग्जिट ऑफ द रनर है, उसकी वैल्यू हमें हमेशा वेपर प्रेशर से बढ़ा के रखनी पड़ेगी। अगर वेपर प्रेशर से इसकी वैल्यू कम हो गई, एग्जिट ऑफ द रनर की अगर वेपर प्रेशर से वैल्यू कम हो गई तो कैविटेशन 101% होना ही है। फिर कैविटेशन होगा ही, उसे आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जल्दी से यस कीजिए, जल्दी से अगर समझ में आ रहा है तो। अगर कोई भी दिक्कत है वेपर प्रेशर से रिलेटेड तो पूछिएगा। अभी मैं इसको मैथमेटिकली लेके चल रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। इसमें कोई भी दिक्कत है तो मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने समझा है उसका एक एक पॉइंट मैंने आपको लिखवा रखा है। जल्दी से ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर उतार लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। गुड, वेरी गुड, ओके। कोई भी किसी को भी डाउट है किसी भी तरह का तो पूछिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये कंस्ट्रेंट आ गया एक, यहां पर कंस्ट्रेंट क्या लगा? एक कंस्ट्रेंट आ गया यहां पर, क्या लगा कंस्ट्रेंट? एक कि हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से ऊपर we cannot place the Francis turbine above a particular level, ठीक है। और कहां तक? जहां पर हमारा P एग्जिट है रनर का या P इनलेट है ड्राफ्ट ट्यूब का, वो हमारा इज ग्रेटर देन रहे PV से। जैसे ही वो इज लेस देन हुआ
जैसे ही वो P इज लेस देन हुआ, मतलब P एग्जिट और इनलेट टू ड्राफ्ट ट्यूब, P एग्जिट टू रनर, जैसे ही वो इज लेस देन हुआ PV से, तुरंत ही क्या होगा, कैविटेशन विल अकर, कैविटेशन विल अकर, और दिस इज द हजार्डस फ्रोमिना। ठीक है, मतलब ये आपको कहीं ना कहीं इस पूरी जो बॉडी है उसको खराब कर देगा, ड्राफ्ट ट्यूब को, और कहीं ना कहीं हमारे जो रनर का एग्जिट है ना वहां से इसे खराब करेगा। ठीक है, तो वो फिर सारी फिनोमिना हमारी खराब ही हो जाएगी, वो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने पाइप फ्लो में नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारे लिए हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसके रिलेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिलेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ड्राफ्ट ट्यूब हुआ, इस पर फ्रांसिस टरबाइन लगी हुई है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर ये हो रहा है, मान लीजिए इसे मैंने माना था 2 और 3 माना था, याद होगा आपको 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 के रेस्पेक्ट में ही बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एट द ड्राफ्ट ट्यूब, एट द ड्राफ्ट ट्यूब क्या क्या होगी जरा लगाइए, P2 y रो जी प्लस V2 स्क्वायर y2g प्लस Z2 इक्वल टू P3 y रो जी प्लस V3 स्क्वायर y2g प्लस Z3 प्लस HF, है ना। HF क्या है हमारा, फ्रिक्शन लॉसेस इन ड्राफ्ट ट्यूब, क्लियर। चलिए फिर अब तो P2 की बात सोचिएगा। P2 बेसिकली वो प्रेशर है मेरा जो कि मेरा वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। तो या मैं इसे अभी ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से समझिएगा, P2 को मैं ऐसे बोल सकता हूं P एग्जिट का मतलब क्या है यहाँ पर, P एग्जिट का मतलब है P एग्जिट एट रनर, तो PE अपॉन रो जी प्लस यहाँ पर इसे मैं VE बोल सकता हूँ, एग्जिट वेलोसिटी एट रनर VE स्क्वायर बाई 2g प्लस Z क्या हो गया हमारे पास, Z हो गया, है ना, जितना ये डिस्टेंस है। डेटम मैंने इसे मान रखा है, डेटम आपको पता है, और प्रेशर हेड का डेटा वो मीनिंग आपको पता है, कल मैंने क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था वो। ठीक है, कि डेटम से हमारा पोटेंशियल हेड निकलता है, प्रेशर हेड नहीं। ठीक है, तो PE बाई रो जी प्लस VE स्क्वायर बाई 2g प्लस Z इक्वल टू P3 बाई रो जी। यहाँ पर P3 बेसिकली हमारे लिए क्या है, P3 हमारे लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर P एटमोस्फेयर है, जब हम कहीं ना कहीं इस P3 को, समझिएगा इस चीज को, इस P3 को हम P एटमोस्फेयर सिर्फ और सिर्फ तब बोलेंगे जब हम इसे एज ए एब्सोल्यूट प्रेशर लेके चल रहे हैं, एज ए एब्सोल्यूट प्रेशर लेके चल रहे हैं, तभी हम P3 को हम यहाँ पर जो P एटमोस्फेयर बोलेंगे, वो जब हम यहाँ पर एब्सोल्यूट, अगर गेज लेके चल रहे हैं तो इसे तुरंत ही हम जीरो बोल देंगे, तब इसे तुरंत जीरो बोल देंगे। तो अभी क्योंकि आपको पता है कि जो PE लिया जा रहा है वो हमने एब्सोल्यूट की बात की है, और आपको पता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर से कम है, तो PE एज ए एब्सोल्यूट प्रेशर में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, P3, P एटमॉस्फेयर है, PA है, PA बाई रो जी, क्लियर। ये क्या हुआ मेरे पास, PA बाई रो जी प्लस यहाँ पर ये क्या हुआ, V3। अब जरा V3 को समझिएगा, मैं ड्राफ्ट ट्यूब में हमेशा जब भी आप ये कैविटेशन स्टडी की बात कर रहे होते हैं तो आप कैविटेशन को रोकने के लिए, मीनिंग समझिएगा इस वर्ड का, ठीक है, इस पूरी एक लाइन में एक मीनिंग छिपा हुआ है कि हम यहाँ V3 की वैल्यू को क्या लेके चल रहे हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, आपने इस फ्रांसिस टरबाइन को मैक्सिमम हाइट पर रखवाना है, तो क्या आप यहाँ पर एग्जिट लॉसेस में V3 का लॉस ज्यादा करवाना चाहेंगे? नहीं ना भाई। एक तो आपके पास वेपर की कंडीशन आ रही है, मतलब एक तो कैविटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, वेपराइजेशन की कंडीशन आ रही है ना, और वेपराइजेशन कंडीशन के साथ साथ आपने यहाँ पर V3 को भी बढ़ा रखा है। तो मतलब ये तो जो हाइट दे रही है उस पर्टिकुलर हाइट पर रनर पावर उतनी मिल नहीं पा रही जितनी की आपने ड्राफ्ट ट्यूब से यूज करनी थी, पावर उतनी तो यहाँ पर मिल ही नहीं पा रही अगर आपने V3 को भी ज्यादा रखा, और साथ ही यहाँ पर जो प्रेशर है वो आपको कहीं ना कहीं PV के हिसाब से मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने कंडीशन क्या रखनी है कि जो मेरे पास PV हमारा एक मैक्सिमम प्रेशर मिल रहा है Z के कोरस्पॉन्डिंग, हमारा जो एक मैक्सिमम प्रेशर जो कंडीशन में मिल रहा है कौन सा वाला, PV के हिसाब से, वेपर प्रेशर के हिसाब से, वहां पर हम इस चीज को हम क्या लेके चलने वाले हैं फिर, V3 को ऑलमोस्ट जीरो,
V3 को ऑलमोस्ट जीरो, मतलब हम एक ड्राफ्ट ट्यूब इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर एंगल तो हो हमारा 4 से 8 डिग्री के अराउंड, डाइवर्जिंग एंगल हो हमारा 4 डिग्री से 8 डिग्री के अराउंड, बट हमारे पास जो V3 है वो ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। मतलब या तो हम एरिया को बहुत ज्यादा कर दें, या तो हम एरिया को, जो आउटलेट एरिया है उसे हम बहुत ज्यादा रखें, जिससे कि हमारा V3 क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। क्योंकि Q तो सेम मान के चलना पड़ेगा, Q यहाँ पर जो निकल रहा है, Q जो यहाँ से इन हो रहा है, वो यहाँ जो Q आउट हो रहा है, उसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन तो लगानी है हमें, है ना। और यहाँ पर डाइवर्जिंग सेक्शन के हिसाब से लॉसेस भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके, वी विल वर्क ऑन इट, ठीक है। चलिए फिर अभी फिलहाल हम इसी तरह से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो V3 की वैल्यू है वो जीरो हम मान के चलेंगे, V3 की वैल्यू जीरो मान के चलेंगे। तो यहाँ पर आप उस PV के कंडीशन के हिसाब से जो हम P एग्जिट को सबसे कम से कम कर सकें, तो V3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, जीरो। PE की वैल्यू को हम कम से कम कर सकें तो V3 की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, जीरो। अब सोचो ना आप, यहाँ पर P2 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो V3 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू भी तो ज्यादा ही आएगी ना। तो किस चीज को हम कम से कम कर सकते हैं, V3 को कम से कम कितना कर सकते हैं, जीरो। तो ये जो स्टडी हो रही है वो V3 को जीरो मान के की जाती है। ये जो स्टडी है NPSH की, वो कहीं ना कहीं V3 को मान के कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उस कंडीशन के हिसाब से अब PE की बात करेंगे। चलिए फिर उसके बाद Z3 की वैल्यू तो ऑब्वियस है जीरो है, क्योंकि डेटा में साथ में बचा HF, है ना। तो HF को भी हम क्या मान सकते हैं, जीरो, है ना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, PE rho g प्लस VE स्क्वायर बाई 2g प्लस Z इक्वल टू PA rho g एंड प्लस में HF, और HF को आप चाहे तो जीरो मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक इसे डन कीजिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ तक इसे डन कीजिए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ओके डन, गुड। चलिए फिर, तो यहां से मैं इसे रफ कर रहा हूं। देखिए अब डालिएगा NPSH क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा NPSH क्या होता है। पहले NPSH की वर्डिंग लिख लीजिए, नेट पॉजिटिव, फुल फॉर्म है इसकी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसकी पहले वर्डिंग लिखिएगा, सभी लिखेगा, the available total suction head, the available total suction head at the inlet to the draft tube, at the inlet to the draft tube, at the inlet to the draft tube, inclusive of the dynamic head, inclusive of the dynamic head over the, inclusive of the dynamic head over the static head, over the static head corresponding to, over the static head corresponding to the vapor pressure head, corresponding to the vapor pressure head, clear, corresponding to the vapor pressure head, ठीक। चलिए तो यहां पर इस चीज को अब लिखते हैं हम कि NPSH जो होता है, भाई देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको दो वर्डिंग याद रखनी है, इट इज द टोटल सक्शन हेड इंक्लूसिव द डायनामिक हेड। तो टोटल अवेलेबल हेड ऑन दिस पोजीशन जो हमारी 2 है, मतलब इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है, उसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल सक्शन हेड में क्या दे रखा है, PE rho g, जो हमने अभी पढ़ा था। PE rho g मेरा स्टैटिक हेड है, स्टैटिक सक्शन हेड है, प्लस में इंक्लूसिव द डायनामिक हेड, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट, ये है मेरा जो NPSH में हम अवेलेबल सक्शन हेड मान के चलते हैं, इन NPSH वो ये होता है।
कभी भी जेड के साथ कंफ्यूज मत कर देना, कभी भी जेड के साथ कंफ्यूज मत करने देना। इट इज नॉट द टोटल हेड, इट इज नॉट द टोटल हेड एट द आउटलेट, इट इज नॉट द टोटल हेड एट द आउटलेट। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर है ना नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, तो सक्शन हेड अवेलेबल टोटल कौन सा है, पीई वाई रो जी प्लस में वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, इट इज अबव देन द स्टैटिक वेपर प्रेशर हेड, मतलब पीवी वाई रो जी। उस पोजीशन पर जहां ड्राफ्ट ट्यूब लगी है, जहां पर भी वो कंडीशन बैठ रही है, एनवायरमेंटल कंडीशन बैठ रही है, उस एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जो उस पोजीशन का पीवी होगा, वेपर प्रेशर होगा ऑफ द वाटर, ठीक है, तो उस वेपर प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग ही आपका एनपीएसएच आएगा। ठीक है, तो एनपीएसएच क्या होता है, जो हमारी ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पर जो टोटल अवेलेबल सक्शन हेड है, टोटल हेड नहीं बोला मैंने, टोटल हेड में डिफरेंस होता है। टोटल हेड ये होता है पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड। ठीक है, जबकि टोटल सक्शन हेड में एक होता है सक्शन हेड, जिसे हम जनरली बोल देते हैं पी वाई रो जी से, ये होता है मेरा स्टैटिक सक्शन हेड, इसे हम बोल देते हैं स्टैटिक सक्शन हेड। बट यहाँ पर हम साथ में बात कर रहे हैं डायनेमिक हेड की, डायनेमिक सक्शन हेड की, तो डायनेमिक सक्शन हेड है हमारा वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो इन दोनों को इंक्लूसिव के साथ मैंने लिखवाया हुआ है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं उस चीज को हमेशा याद रखिएगा, इसमें कुछ अपना खुरापाती दिमाग मत यूज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को इसी तरह से याद रखना। ठीक है, कि पीई वाई रो जी इनलेट ऑफ द इनलेट, एग्जिट नहीं, ये मैंने इनलेट माना है ड्राफ्ट ट्यूब का एंड एग्जिट माना है रनर का, है ना, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इट इज एग्जिट ऑफ रनर एंड इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं कभी इनलेट बोल देता हूं, कभी एग्जिट बोल देता हूं, वो रेस्पेक्टिव चीजें अलग हैं। एग्जिट ऑफ द रनर है, इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे चलें। ठीक, यहां तक हमने किया एनपीएसएच। अब जरा सोचिएगा, इस एनपीएसएच की वैल्यू हम दूसरे फॉर्म में और लिख सकते हैं। पीई के वीई के सेंस की जगह हम इसे एटमॉस्फेरिक के सेंस में लेके चलो। तो एटमॉस्फेरिक के सेंस में कैसे लेके चलोगे, पीई वाई रो जी, इसकी वैल्यू को देखो, पीई वाई रो जी प्लस वीई स्क्वायर बाई 2g, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए वाई रो जी माइनस में जेड प्लस में एच एफ, और अगर मैं एच एफ को अब 0 मान लूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पीई वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g किसके बराबर हो गया, पी ए वाई रो जी माइनस में जेड माइनस में पीवी वाई रो जी। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, पी ए वाई रो जी माइनस पी वी वाई रो जी एंड माइनस जेड, दिस इज द एनपीएसएच। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कैसे कि यहां पर जेड आ तो जाता है, तो पहले वो नेट हेड निकालते हैं, यहां पर पहले नेट हेड निकालते हैं पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड, उसके बाद फिर बाद में इस फॉर्मूले में निकाल देते हैं कि यार माइनस जेड भी हुआ करता था, मतलब माइनस जेड कर दो। बस यही गलतियां नहीं करनी। एनपीएसएच में जो दो टर्म है, वो ये टर्म, इसकी टर्म जो टर्मिनोलॉजी जो आई है वो इसकी रेफरेंस में आई है जब हमने एग्जिट वेलोसिटी को 0 माना है, जब हमने एग्जिट वेलोसिटी को 0 माना है। ठीक है, नहीं तो फिर एग्जिट वेलोसिटी का कुछ ना कुछ यहाँ पर इफेक्ट आता लेते। अगर हमने एग्जिट वेलोसिटी को 0 ना माना होता तो हम यहाँ इस फॉर्मूले में एग्जिट वेलोसिटी को रख के कैलकुलेट कर रहे होते। तो आपको तो मैंने बिल्कुल एक जो वे होता है उसके बारे में समझा दिया ना। अगर वो गलती से क्वेश्चन में V3 भी दे दे और आपसे एनपीएसएच भी पूछ ले, समझो जरा, अगर वो एग्जिट में V3 भी दे दे फिर एनपीएसएच पूछे, तो कहीं ना कहीं आपको V3 के सेंस में पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो ना आप इस चीज को। यहां पर अगर पीई वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू है, अगर V3 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, मतलब यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब के एग्जिट की वैल्यू दे रखी है, तो कोई बात नहीं, हमने तो इसको बेसिक से समझा है ना, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। ये चीज लेके चलिएगा, ठीक है, ये चीज लेके चलिएगा बस। ठीक, तो एनपीएसएच क्या हो गया, एनपीएसएच पी ए वाई रो जी माइनस पी वाई रो जी माइनस जेड, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसे ऐसे मत कर देना एटमॉस्फेरिक हेड में से पीवी वाई रो जी और जेड को हेड को घटा दिया ना, ये खुरापात मत करना। ये करोगे तो फंस जाओ, ये करोगे तो फंस जाओगे कि एटमॉस्फेयर से मैं ये चीजें घटा दूं ना, ऐसी चीजें मत करना। जो मैंने बोला है वो ध्यान रखो। इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनपीएसएच, क्लियर, इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनपीएसएच। ये नहीं, ये है डेफिनेशन, ये नहीं है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी हेड भी आ सकता था, मैंने 0 मान लिया।
क्लियर? जल्दी से मुझे बताइए यहां तक ये चीज समझ में आई या नहीं? आप गलती नहीं करोगे ना दूसरे स्टूडेंट्स की तरह, जल्दी से बताओ ये चीज समझ में आ गई या नहीं? क्योंकि यहां पर आप यही कहते हैं एटमॉस्फेरिक हेड से जितना भी वेपर प्रेशर हेड है और जो इसकी हाइट के हिसाब से हेड आ रहा है वो घटा के हमारे पास नेट पोजीशन सक्शन हेड मिल गया। बिल्कुल निवेदित जी, बिल्कुल निवेदित जी। अगर हमारे पास यहां पर V3 की वैल्यू 0 हमने नहीं मानी तो PE बाई रो जी प्लस VE स्क्वायर बाई 2G की वैल्यू में कहीं ना कहीं यहां पर प्लस में V3 स्क्वायर बाई 2G भी लेंगे और इसे हम यहां इस वाले फॉर्मूले में लिखेंगे भी, इसे हम यहां इस वाले फॉर्मूले में लिखेंगे भी। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आ जाएगी फिर। ठीक, तो ये हम एक तरह से क्या मान के चलते हैं, एकदम क्रिटिकल वाली कंडीशन। ये हम कैसे लेके चल रहे हैं, एकदम क्रिटिकल वाली कंडीशन। मतलब पीवी पहुंचा हुआ, पीवी क्या है, पीवी तो हमारे पास ये डेफिनेशन से आया। पीवी किससे आया, डेफिनेशन से आया। अभी देखिए अभी थोड़ा सा इसे और लेके चलूंगा मैं, और थोड़ा सा समझ में आएगा आपको ये चीज। ठीक है, क्यों, दो आपके पास पॉइंट होते हैं। ये चीज यहां तक तो ऑब्वियस है, आपको फिजिकली समझ में आ गई होगी, फिजिकली समझ में आ गई होगी। यहां से ये वाली चीज, इस चीज को फिजिकली मत सोचना, इसे सोचना। इसे सोचना कैसे कि जो यहां पर मेरा सक्शन हेड है, कौन सा वाला, प्रेशर का प्लस डायनामिक का, वेलोसिटी का, वो कितना है वेपर प्रेशर हेड से ऊपर। उस पोजीशन पर जो उस लोकल कंडीशन होगी उसके हिसाब से कोई वेपर प्रेशर होगा, तो भाई मेरा वेपर प्रेशर से ऊपर होना चाहिए ये वाला। अगर ये वैल्यू मेरी वेपर प्रेशर से ऊपर नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरा निगेटिव प्रेशर हेड जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड शुड भी, यहाँ पर ये जो चीज है वो पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। मतलब मेरा पीवी बाई रो जी से ये वाला हेड बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिए। पता लगा इसे जेड को साथ में जोड़ दो, जेड को साथ में नहीं जोड़। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, उम्मीद है अब यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक, अब चलते हैं दो टर्मिनोलॉजी। दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। एक होता है थॉमस कैविटेशन फैक्टर, एक होता है क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर। ठीक है, एक होता है थॉमस कैविटेशन फैक्टर, एक होता है क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर। सो थॉमस कैविटेशन फैक्टर की जो वैल्यू होती है उसको लिखेगा थॉमस कैविटेशन फैक्टर, थॉमस कैविटेशन फैक्टर। ठीक है, जो ये साइंटिस्ट थे ये थे डिट्रिच थॉमस। डिट्रिच थॉमस जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक वैल्यू प्रोवाइड की थी थॉमस कैविटेशन फैक्टर। इट इज इक्वल टू द, इसे हम बोल देते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू द NPSH अपॉन में H। H मतलब नेट हेड। ठीक है, जो नेट हेड रनर में जो पावर प्रोडक्शन कर रहा है, मैंने H लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर NPSH डिवाइडेड बाई H। क्लियर? ठीक, तो यहाँ से उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी, सिग्मा इक्वल टू NPSH बाई H। तो ये सिग्मा जो वर्ड है, इस सिग्मा का अपना एक इम्पोर्टेंट ये रखता है अपना एक बहुत ज्यादा। इस चीज को अभी आपको समझना है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है कि सिग्मा बेसिकली है क्या। इसी सिग्मा से हम कहीं ना कहीं आगे के एनालिसिस करते हैं जो कि स्पेसिफिक स्पीड से रिलेट करते हैं। तो सारी चीजों को हम थ्योरी वाइज लिंक करके लेके जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्पीड के बारे में। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है स्पेसिफिक स्पीड पर उस पर्टिकुलर टरबाइन की। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। ये सिग्मा नहीं, सिग्मा सी रिलेट करता है। सिग्मा सी क्या है मेरा, क्रिटिकल। ठीक है, ये तो हुआ थॉमस कैविटेशन फैक्टर। एक होता है क्रिटिकल, एक होता है क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर। तो अगर मैं पहले थॉमस कैविटेशन फैक्टर की बात करूं तो NPSH की वैल्यू क्या है, थॉमस कैविटेशन फैक्टर में NPSH की वैल्यू क्या है, PE बाई रो जी प्लस VE स्क्वायर बाई 2G माइनस PV बाई रो जी। ठीक है, ये हुआ डिवाइडेड बाई H। या फिर एक काम करते हैं, इसे फिर बाद में लिखते हैं, पहले इसी को लिख दो। ठीक है, बराबर, या फिर सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, PE बाई रो जी मतलब PA वाई रो जी माइनस PV वाई रो जी माइनस Z। ठीक है, PE बाई रो जी माइनस PA वाई रो जी बाई Z डिवाइडेड बाई H। इसे उतारिए, ये है मेरा सिग्मा मतलब थॉमस कैविटेशन फैक्टर। ठीक है, अभी हम क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। यहां तक इसे डन कीजिए, जल्दी से यहां तक डन कीजिए इसे उतार के।
जल्दी से। डन, ओके 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 देन यहाँ एनपीएसएच कंप्लीट, ठीक है, एनपीएसएच के बारे में समझ में आया। अब हम चल रहे थे थॉमस एंड क्रिटिकल के बारे में। तो यहाँ थॉमस कैविटेशन फैक्टर की जो वैल्यू आई है हमारी सिग्मा, वो आई है पी ए वाई रो जी माइनस पी वी वाई रो जी एंड माइनस जेड अपॉन एच। जबकि क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर, मैं इस पर इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर हमें कहीं ना कहीं सबसे पहले इन्हीं को चेक करना होता है। एक फ्रांसिस टरबाइन को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखने के लिए, एक पर्टिकुलर हाइट पे रखने के लिए हमें सबसे पहले इन्हीं को चेक करना होता है। इनके बिना आप किसी भी फ्रांसिस टरबाइन को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख ही नहीं सकते हो, ये चीज याद रखिएगा, इसीलिए मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूं इस पर, ठीक है। क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर हमारे पास सिग्मा सी जो होता है वो होता है पी ए वाई रो जी, याद रखिएगा हम यहां से रिलेशन लेके चल रहे हैं, पी ए वाई रो जी एटमोस्फेरिक वाई रो जी माइनस, देखिए ये जो पी वी वाई रो जी है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पीवी को अगर क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर में क्या लेके चलते हैं कि पीवी को पी एग्जिट डिवाइडेड बाय रो जी, और ये पीई पी एग्जिट क्या है, ये एग्जिट ऑफ द रनर है ना, मतलब इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। पी बाई रो जी माइनस जेड डिवाइडेड बाई एच, ये है मेरा सिग्मा सी। क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर में ध्यान से मेरी वर्डिंग को सुनना, क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर में हमारे पास जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, समझो जरा, जो हमारे पास पीवी का जनरेशन हो रहा है, अगर हमारे पास पीवी तक हमने ना पहुंचा के इसे हमने अभी नॉर्मल एक कंडीशन पर रखा हुआ, जैसे मान के चलो पीवी की वैल्यू, पीवी बाई रोजी की वैल्यू आपने 0.3 मीटर ऑफ वाटर रखी हुई है ना। आपने कहा कि पी एग्जिट जो मेरा है, पी एग्जिट मतलब यहाँ का जो पी एग्जिट है रनर से, उसकी वैल्यू 0.3 मीटर ऑफ वाटर से ज्यादा आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू अराउंड आ रही है, मान लीजिए 4 मीटर ऑफ वाटर। हेड जो आ रहा है वो मेरा यहाँ 4 मीटर ऑफ वाटर है, मतलब क्या, सेफ है ना, मतलब सेफ है ना। तो क्या हुआ कि क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर का मीनिंग होता है, क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर का मीनिंग होता है कि आप उसमें बिल्कुल पीवी की कंडीशन ना रखते हुए आप उसके एग्जिट की कंडीशन रखोगे, है ना। सिग्मा सी जो है, जो क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा हम जो क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं उसमें हम पीई की जगह पीवी की जगह पीई क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही हमारा एक डिजाइनिंग पैरामीटर होता है, यही हमारा एक डिजाइनिंग पैरामीटर होता है सिग्मा सी, जो कि हमारी उस पर्टिकुलर फ्रांसिस टरबाइन के स्पेसिफिक स्पीड पर डिपेंड करता है। It is depend on the specific speed of the NS, मतलब specific speed of the turbine, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक है सिग्मा सी, इट इज ए डिजाइन पैरामीटर, तो यहां पर पीई को, एग्जिट ऑफ द रनर को हम पीवी की जगह पीई लेके चल रहे हैं, मतलब मुझे इसे सेफ लिमिट के अंदर रखना है ना, मुझे पीवी लाने नहीं देना, सेफ लिमिट के अंदर रखना है, तो इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर। जबकि थॉमस कैविटेशन फैक्टर किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, पीवी के अकॉर्डिंग। तो यहां से समझिएगा, इस सिग्मा सी और एनएस की हेल्प से हम सिग्मा सी की वैल्यू निकालते हैं, फिर सिग्मा सी की वैल्यू सिग्मा थॉमस कैविटेशन का यूज करके फिर हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। जरा समझिएगा इस चीज को, क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर में आप इसकी वैल्यू कहां से निकालते हो, यहां पर वैल्यू पुट करके नहीं, यहां पर फ्रांसिस टरबाइन है तो फ्रांसिस टरबाइन की एनएस की कंडीशन को सिग्मा सी के साथ रिलेट करके, फॉर्मूला यूज करके, और उसके बाद जो कंडीशन आ रही है मेरी पीई को मिनिमम रखने की, वो है पीवी, मतलब थॉमस में उसे यूज करते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा ना, ऑब्वियस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, अभी ये धीरे धीरे क्लियर होगा। जो मैंने आपको अभी ये लाइन समझाई ना, ये धीरे धीरे क्लियर होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आगे ये चीज हमारी ये तो हो गया था, ठीक है, हाँ ठीक। चलिए, तो एक काम कीजिए, सिग्मा सी एंड सिग्मा में एक छोटा सा रिलेशन और देखो। पीई क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा यहां से भी समझ में आ जाएगा। पीई क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन पीवी, PE should be greater than PV,
PE शुड बी ग्रेटर देन PV, है ना भाई। अगर आपको यहाँ पर कैविटेशन को रोकना है एग्जिट पर यहाँ की, है ना, तो PE शुड बी ग्रेटर देन PB होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। PV यहाँ की बात मत करना। कोई स्टूडेंट पता लगा एग्जिट को ये सोचे हम एग्जिट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसे मैंने जनरली 3 बोला है, एग्जिट नहीं बोला, इसे 3 बोला है। एग्जिट हमेशा मैंने रनर का एग्जिट बोला है, रनर का एग्जिट, ठीक है। तो PE शुड बी ग्रेटर देन PV, है कि नहीं। इसका मतलब अगर PE की वैल्यू बड़ी है तो ध्यान से समझो, अगर ये चीज वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू बड़ी है तो निगेटिव है ना। ये वैल्यू छोटी है तो ये निगेटिव है, बट ये वैल्यू बड़ी होकर निगेटिव हो रही है, तो सिग्मा सी शुड बी लेस देन सिग्मा, यस और नो, जल्दी से बताइए। सिग्मा सी शुड बी लेस देन सिग्मा आएगा या नहीं, होना चाहिए या नहीं। सिग्मा सी शुड बी लेस देन सिग्मा होना चाहिए या नहीं। सिग्मा सी शुड बी लेस देन सिग्मा होना चाहिए या नहीं, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा इसका। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं, कि यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि सिग्मा सी जो है वो PE मतलब एक नॉर्मल एग्जिट प्रेशर के हिसाब से कैलकुलेट करता है, जबकि जो सिग्मा होता है थॉमस कैविटेशन वो वेपर प्रेशर के हिसाब से एनालिसिस करता है। मतलब अगर देखा जाए तो सिग्मा जो है वो एक्चुअल में जो डिजाइनिंग पैरामीटर है जिसके बेसिस पर आप जेड की वैल्यू मैक्सिमम बता पा रहे हो वो आपके लिए थॉमस है। जिससे आप मैक्सिमम वैल्यू बता पा रहे हो कि जेड कहां तक रखा जाए वो आपके लिए थॉमस कैविटेशन फैक्टर है। जो आपके लिए सिग्मा सी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड पर। वो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। उसको लिखवाने से पहले भी आप कहीं ना कहीं एक वर्डिंग लिखिएगा। ओके, वेरी गुड संज्ञा जी, लवी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे कुछ पहले इसकी वर्डिंग लिख लीजिए जिससे कि आपको ये जो मैं समझा रहा हूं ये चीजें भी याद रहें, ठीक है। लिखिएगा, we know, लिखेगा पॉइंट स्टार पॉइंट करके, we know the critical cavitation parameter in design, we know the critical cavitation parameter in design, मतलब सिग्मा सी को हम जानते हैं किसकी हेल्प से, ठीक है। वो लिखेगा it is the design parameter, सिग्मा सी इज द डिजाइन पैरामीटर, जो मैंने ये आपको बार बार बोला है, इट इज द डिजाइन पैरामीटर, सिग्मा सी इज द डिजाइन पैरामीटर फॉर ए पर्टिकुलर फ्रांसिस टरबाइन, एंड डिपेंड ऑन स्पेसिफिक स्पीड, वी यूज, आगे लिखेगा we use the Thomas cavitation formula, to find out the value of Z, we use the Thomas cavitation formula to find out the value of Z, okay। मैक्सिमम हाइट, जेड के बाद कोमा लगा के लिखेगा मैक्सिमम हाइट अप टू विच, इट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच, जेड इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच द टरबाइन कैन बी सेफली प्लेस्ड, it is the maximum height, Z is the maximum height up to which the turbine can be safely placed without cavitation occur, or without occurring of the cavitation, ठीक है। तो यहां आपको ये चीज समझनी है कि क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर हमने सिग्मा सी को क्यों बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि आपको सिग्मा जो PV है, जो Z है, Z तो निकलेगा इसके सेंस में, तो वो जो आपने सिग्मा सी निकाला है, ध्यान से समझना इस चीज को, जो मैं अब यहां पर बता रहा हूं, इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझना कि सिग्मा सी जो है इट इज द फंक्शन ऑफ सिग्मा सी इज द फंक्शन ऑफ NS, मतलब स्पेसिफिक स्पीड के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो सिग्मा सी इज द फंक्शन ऑफ NS, तो ये NS के साथ में डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू NS की, और उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, तो सिग्मा सी की वैल्यू निकल जाती है। अब एक बात सोचो जरा, सिग्मा सी की वैल्यू निकल गई,
है ना। तो उस सिग्मा सी के हिसाब से, मतलब मेरे पास कुछ एग्जिट में प्रेशर आ सकता है सिग्मा सी, तो सिग्मा सी के हिसाब से मेरे पास जेड मैक्सिमम कितना होगा, जेड मेरे पास मैक्सिमम कितना होगा, उसकी वैल्यू कहां से पता लगेगी कि इस सिग्मा को सिग्मा सी के बराबर रख दो, इसीलिए इसे हम क्रिटिकल बोलते हैं। यहां से अब समझ में आ रहा होगा आपको कि इसे क्रिटिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिर थॉमस कैविटेशन फैक्टर किसके बराबर रखा जाता है, सिग्मा सी के। तो ये मेरा उस फ्रांसिस टरबाइन के लिए क्रिटिकल कंडीशन दे रहा है, क्योंकि एक फ्रांसिस टरबाइन पर्टिकुलर एनएस के लिए पर्टिकुलर हम मान के चलते हैं, ठीक है। एक रेंज होती है, एनएस के बारे में अभी आगे बात करूंगा मैं, स्पेसिफिक स्पीड के। अभी आप एक ऐसी चीज समझ के चलना कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक स्पीड है उसके लिए फ्रांसिस टरबाइन जो है वो फिक्स है, ठीक है, वो फिक्स है कि एक पर्टिकुलर रेंज, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीड के लिए एक फ्रांसिस टरबाइन फिक्स हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एक एनपीएच की वैल्यू के हिसाब से। एक पर्टिकुलर जो हमारे पास आरपीएम है, एक पर्टिकुलर हेड है, एक पर्टिकुलर पावर प्रोडक्शन करना है, उसके लिए फ्रांसिस टरबाइन एक फिक्स है। तो यहाँ पर जो फ्रांसिस टरबाइन हम बना रहे हैं, उस फ्रांसिस टरबाइन के लिए सिग्मा सी है वो भी वैल्यू कहीं ना कहीं फिक्स रखेगा आपको। तो सिग्मा सी की वैल्यू फिक्स आ गई है उस फ्रांसिस टरबाइन के लिए, अब उसे हमें उठा के प्लेस करना है। अब सिग्मा सी के हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, एनएस के हिसाब से एक फ्रांसिस टरबाइन के लिए हमने सिग्मा सी निकाल लिया। तो उस सिग्मा सी को अब हम जो सिग्मा सी के हिसाब से हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, तो उसे अब हमें क्या करना है, उस फ्रांसिस टरबाइन को बस कहीं प्लेस करना है। तो वो कहीं जब प्लेस करेंगे तो उसी में सिग्मा की वैल्यू हम किसके बराबर रख के करेंगे, सिग्मा सी के बराबर। तो सिग्मा सी तो आपने एनएस की बेसिस पर निकाला फ्रांसिस टरबाइन का, और सिग्मा सी को किसके बराबर रख दिया, सिग्मा के बराबर रख दिया। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम, पीवी की कंडीशन है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की कंडीशन के हिसाब से जेड मेरा क्या होगा, उस फ्रांसिस टरबाइन के लिए मैक्सिमम कहां से निकलेगा, थॉमस कैविटेशन फैक्टर के फॉर्मूले से, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये चीज आपको समझ में आई होगी, मैंने लिखवा भी दिया है और आपको यहां पर ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप कीजिए, नहीं तो मुझसे क्वेरी कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, ठीक है। थॉमस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा कि सिग्मा सी का क्या इफेक्ट होता है और सिग्मा जो हमारे पास नॉर्मल सिग्मा थॉमस कैविटेशन होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई भी अगर दिक्कत है तो प्लीज लिखिए। ओके, वेरी गुड सांग्या जी, गुड, ठीक है। कोई और किसी को भी दिक्कत है तो जल्दी से लिखिएगा, ठीक है। तब तक हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन है ये, इसी से रिलेटेड है, सिग्मा सी वगैरह से, ठीक है। क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ध्यान से समझिएगा। ए फ्रांसिस टरबाइन has been manufactured, मतलब एक तरह से हम डिजाइन कर रहे हैं फ्रांसिस टरबाइन का कि हम उसे कहां पर रखें, है ना, ये चीज समझिएगा। a Francis turbine has been manufactured to develop 15,000 HP horsepower at the head of 81 meter, and speed 375 rpm, the atmospheric head in meter of water is 10.3 meter, and sorry, and vapor pressure head in meter of water is 0.3 meter of water। ओके, चलिए, तो यहां से अब आगे लिखेगा द कैलकुलेट द
calculate the maximum permissible height of the runner above the tail race level to ensure cavitation free operation. The critical cavitation factor for Francis turbine is sigma c equal to 317 into 10 to the power minus 8 into ns स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो ns की वैल्यू है मैं डायरेक्टली आपको दे रहा हूं, जबकि क्वेश्चन में ns की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, बट अभी मैंने आपको ns के बारे में कुछ नहीं समझाया तो मैं डायरेक्टली वैल्यू दे रहा हूं. ठीक है, वेयर ns इज द specific speed of turbine which is equal to 189 rpm. बस सिग्मा सी की वैल्यू आप निकालोगे इस पर्टिकुलर एन की वैल्यू के साथ. क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक, चलिए फिर सर जेड मैक्स कैसे निकालेंगे एक बार बता दीजिए. देखिएगा निवेदित जी, जो हमने भी फॉर्मूला निकाला था ये, ठीक है, तो सिग्मा सी जो है, सिग्मा सी हमारे लिए क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर है, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है. पहले आप ना निवेदित जी उस दुनिया में पहुंचो जिस दुनिया में हम बात कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रांसिस टरबाइन को बनाने की, कि फ्रांसिस टरबाइन हमें बनानी है एक पर्टिकुलर हेड के लिए, एक पर्टिकुलर एन के लिए, एक पर्टिकुलर पावर रेंज के लिए. ये एक रेंज होती है, इस रेंज के लिए हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज होती है. उस होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टरबाइन्स हैं वो इन हेड एन मतलब आरपीएम एंड पावर के लिए सुटेबल होती है. तो उस सुटेबिलिटी के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर एन एच एंड पी के लिए एक एनएस की वैल्यू आ रही है, एक एनएस की वैल्यू आ रही है जिसके लिए स्पेसिफिक स्पीड होती है जो कि इन तीनों पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है. एनएस जो होता है वो किसी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, एन एच एंड पी, जो कि हमारे लिए उस पोजीशन के हिसाब से सुटेबल हो. जैसे कि हेड एक सुटेबल हेड है, पी एक पावर प्रोडक्शन करनी है, एन एक आरपीएम पर घुमाना है. तो ये तीनों चीजें हमारे लिए एक अलग से हैं, इसके लिए डायमेंशन की जरूरत नहीं है ना. तो एनएस क्या होती है, एनएस एक ऐसी स्पेसिफिक स्पीड होती है जो इन तीनों पर डिपेंड करती है, तो वो एक एनएस आ जाती है. हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज होती हैं जिससे हम ये बताते हैं कि इस एनएस के लिए, इस एनपीएच के लिए हमारे लिए बेटर है पेल्टन व्हील, बेटर है फ्रांसिस टरबाइन, बेटर है कैप्लान टरबाइन. वो होती है स्पेसिफिक स्पीड, है ना. वो चीज हम बात करेंगे अभी आगे. बस इसकी ये जो आपको मैंने बताया ये इसलिए बताया जिससे कि आप सिग्मा सी और सिग्मा में डिफरेंस समझ सको. सिग्मा सी है जो कि एनएस पर डिपेंड कर रहा है, जो कि एक्चुअल एनवायरमेंट की बात कर रहा है, जो कि एक्चुअल एनवायरमेंट की बात कर रहा है. सिग्मा सी है वो. सिग्मा सी क्या है कि हमारे पास एनएचपी के हिसाब से एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई जो कि मैंने यहाँ पर दे रखी है ऐसे, ये कोई रिलेशन मिलेगा आपको. इट इज द फंक्शन ऑफ एनएस, इट इज अ फंक्शन ऑफ एनएस सिग्मा सी, है ना. अब सिग्मा सी में मैंने आपको क्या बोला फॉर्मूले के हिसाब से, पी ए वाई रो जी माइनस पी ई वाई रो जी माइनस में जेड अपॉन में एच. मैंने आपसे ये भी बोल दिया कि इस फॉर्मूले का यूज हम डायरेक्टली नहीं करेंगे सिग्मा सी को निकालने के. सिग्मा सी में हमें पीई की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं आर्बिट्रेरी, है ना. पीई की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं आर्बिट्रेरी. तो फिर जेड कैसे निकालोगे, जेड कैसे निकालोगे? तो जेड आप यहां से नहीं निकालोगे, सिग्मा सी के फॉर्मूले से नहीं, सिग्मा सी की वैल्यू आप निकालोगे एनएस के रेस्पेक्ट में. सिग्मा सी क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर की वैल्यू निकालोगे आप उस पर्टिकुलर फ्रांसिस टरबाइन के लिए. समझो जरा, उस पर्टिकुलर फ्रांसिस टरबाइन के लिए सिग्मा सी की वैल्यू आप निकाल रहे हो एनएस के हिसाब से. ये वैल्यू आ गई, ठीक है. ये वैल्यू जो आई है सिग्मा सी की, अब इस सिग्मा सी को क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर को किसके बराबर रखना है, इसीलिए इसे क्रिटिकल बोला गया है. किसके बराबर रखना है? थॉमस के.
इस क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर को किसके बराबर रखना है? थॉमस के। ये सिर्फ मैं निवेदित जी को ही नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ ये सबको बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ से पहले सिग्मा सी को निकालना है, उसके बाद सिग्मा सी को किसके बराबर रखना है? सिग्मा की, क्योंकि इसीलिए तो इसे क्रिटिकल बोला जा रहा है कि क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर मेरा सिग्मा जो है वो किसके बराबर आ रहा है? सिग्मा सी के। और ये सिग्मा क्या है? थॉमस कैविटेशन फैक्टर, जिसमें होता है एनपीएसएच का यूज। ये एनपीएसएच नहीं है, गलती मत करना, ये एनपीएसएच नहीं है, गलती मत करना, यहां पर ये एनपीएसएच नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला एनपीएसएच क्या होता है? एनपीएसएच जो हमने डिराइव किया था, पी ई वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g माइनस में पी वी वाई रो जी। यहां पर पी वी वाई रो जी वाला तो हिसाब ही नहीं है, समझ रहे हो? वेपर प्रेशर से ऊपर वाले का हिसाब नहीं है, तो ये एनपीएसएच नहीं है, इसे एनपीएसएच मत बोल देना, ये एनपीएसएच नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा सी में एनपीएसएच नहीं आता है, सिग्मा सी एनएस के हिसाब से आती है। ठीक है, ये एक आर्बिट्ररी एक प्रेशर है जिससे आप जेड नहीं बता सकते हो, क्योंकि आप इन दोनों में दोनों को वेरी कर सकते हो, ये भी वेरी हो सकता है, ये भी वेरी हो सकता है आपके हिसाब से। बट जब हम बात कर लेते हैं थॉमस की, तो थॉमस है हमारे लिए एक बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्मूला, जो कि वेपर प्रेशर से मैक्सिमम हाइट के हिसाब से बताएगा। मतलब मुझे जो पीई एग्जिट वाला है वो वेपर प्रेशर से ऊपर नहीं जाने नीचे नहीं जाने देना, और वेपर प्रेशर से एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है, जिससे कि मुझे जेड मैक्सिमम मिले, जिससे कि मुझे जेड मैक्सिमम मिले। भाई सिंपल सी बात है ना, इसकी वैल्यू हम जब सबसे कम रखेंगे तभी तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। जब इसकी वैल्यू सबसे कम रखेंगे एक पर्टिकुलर सिग्मा सी के लिए, भाई सिग्मा सी मान लीजिए 100 है, तो 100 में से इस चीज को अगर हम कम करेंगे तभी तो जेड को बढ़ा पाएंगे। 100 तो हमें फिक्स रखना है ना, तो 100 फिक्स रखना है तो इसे कम करो, इसे बढ़ा दो। इसे कहां तक कम कर सकते हैं? कौन से वाले फॉर्मूले से? सिग्मा वाले फॉर्मूले से, थॉमस वाले फॉर्मूले से। थॉमस में क्या था? पी ए वाई रो जी माइनस में पी वी वाई रो जी माइनस में जेड बराबर रखोगे अब सिग्मा सी के डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, बराबर रखोगे सिग्मा, बराबर रखोगे सिग्मा सी के। ये तो सिग्मा का फॉर्मूला है, बराबर किसके रखा? क्रिटिकल के। क्यों रखा? क्योंकि मुझे क्रिटिकल वैल्यू यहां से मिल रही है उस पर्टिकुलर के लिए। तो यहां से अगर आप मिनिमम पीवी वाई रो जी को मिनिमम कर दिया तो जेड अब क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। बस यही वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, देखते हैं आंसर आशुतोष जी का 9.95। हाँ, एक सेकेंड, नो 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 9.95 मीटर। हाँ आशुतोष जी थोड़ा सोचो जरा उसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगा। ठीक है, आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, जल्दी से सोचो उसे। ठीक, चलिए जल्दी से प्लीज सभी निकालिए इसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी कीजिए। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है? ठीक, यहाँ पर मैं गिवन लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, जिससे कि इसे हम रफ कर लें। फिर गिवन क्या क्या है यहाँ पर? ए फ्रांसिस टर्बाइन हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड टू डेवलप ऑफ दिस मच ऑफ पावर। तो पावर आपको एचपी में दे रखी है, इसका खेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, 1 एचपी किसके बराबर होता है और एचपी की वैल्यू एनएस में कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, आज हमें एनपीएसएच को फाइनली समझ लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है पहले। द हेड ऑफ 81 मीटर एंड स्पीड इज दिस। तो हेड आपको दे रखा है, सॉरी 81 मीटर, एंड स्पीड दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 375 आरपीएम। द एटमोस्फेरिक हेड मतलब पी एटमोस्फेयर डिवाइडेड बाई रो जी, ये हेड दे रखा है आपको 10.3, हेड दे रखा है 10.3 मीटर। साथ ही आपको पीवी बाई रो जी दे रखा है। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ये तो कैलकुलेशन करनी ही है अभी। साथ ही पीवी बाई रो जी दे रखा है, ये दे रखा है 0.3 मीटर ऑफ वाटर, है ना। तो सीधा वाटर के टर्म्स में लेके चल रहे हैं। ठीक है, वाटर के टर्म्स में लेके चल रहे हैं, तो डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है आपको। कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल हाइट ऑफ द रनर अबव द टेल रेस लेवल टू इंश्योर कैविटेशन फ्री ऑपरेशन। मतलब पीवी तक वो पहुंच जाए। तो पहले आप मुझे सिग्मा सी की वैल्यू बताओ। सिग्मा सी की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 317 इंटू 10⁻8 इंटू 189 का स्क्वायर, 189 आरपीएम है, इसमें सीधा रख दो, उसका स्क्वायर करो, आंसर बताओ। अरे निवेदित जी बहुत बढ़िया, ठीक ठीक ठीक, आशुतोष जी बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। ठीक है, जल्दी से मुझे अब एक एक की वैल्यू और बता दो। सिग्मा सी की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से बता दो, तब तक मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ ये।
ठीक, सिग्मा सी की वैल्यू बताइए जल्दी से। सिग्मा सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? अब इस सिग्मा सी को आप किसके बराबर रखोगे? सिग्मा के, और सिग्मा क्या है मेरा? पी ए वाई रो जी माइनस पी वी वाई रो जी माइनस जेड अपॉन में एच। बस सीधी वैल्यू रखनी है। सिग्मा सी की जो निकल के आई है वो यहाँ पर बराबर पी ए वाई रो जी 10.3 माइनस पी वी वाई रो जी 0.3 माइनस जेड हमें निकालना है। जेड मैक्सिमम हो गया यहाँ, जैसे मैंने पी वी वाई रो जी रखा तो जेड मैक्सिमम है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 81। सिग्मा सी की वैल्यू है हाँ 0.1132, ठीक, वेरी गुड। सिग्मा सी इज द 0.1132, वेरी गुड, ठीक, 0.1132, ठीक। तो हमारे पास जेड मैक्स आ जाएगा यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 81 इंटू 0.1132 है ना, ठीक है। ये इधर सॉरी जेड मैक्स माइनस में रहेगा फिर, ठीक है, एंड दिस ऑल्सो 10, ठीक है। तो हमारे पास जेड मैक्स हो जाएगा, जेड मैक्स हो जाएगा 10 माइनस 81 इंटू 0.1132। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 0.8308 मीटर, 0.8308 मीटर। दिस इज द जेड मैक्स। मतलब इससे ऊपर आपने अगर फ्रांसिस टरबाइन को जो कि इस एनएस पर घूम रही है, फ्रांसिस टरबाइन को जो कि इस एनएस पर घूम रही है, जिस पर सिग्मा सी की वैल्यू इतनी है, अगर आप उस पर्टिकुलर फ्रांसिस टरबाइन को 0.83 मीटर से ऊपर रखते हो, मतलब 10 मीटर पर रखते हो, या 10 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 to 3 पर भी रखते हो, तब भी उसमें कैविटेशन क्रिएट होगी, है ना। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? फाइनली जल्दी से बताओ, जल्दी से थम्स अप करो अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो। सब कुछ समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप करो। ठीक, यहां तक जल्दी से इस चीज को बताइएगा, कॉपी कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन में पूछिए। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं, ठीक है, जो भी किसी भी तरह की डाउट रहे, कुछ भी प्रॉब्लम रहे, पूछ लो, ठीक है। ओके गुड, चलिए फिर, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया फ्रांसिस टरबाइन से रिलेटेड चीजों को, ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारे पास फ्लूइड मशीनरी से रिलेटेड स्पेसिफिक स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है उधर की तरफ। तो मैंने आपको यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड के बारे में अभी थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि एनएस क्या है। तो उस एनएस के बारे में एक जो हम डेरिवेशन की बात करते हैं, मैं आज सिर्फ और सिर्फ उतनी बात करूंगा। जो उसका फिजिकल मीनिंग है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ उसके डेरिवेशन को देखना है हमें, ठीक है। आज उसके सिर्फ और सिर्फ हम डेरिवेशन को देखते हुए चलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। आपको वर्किंगहम पाई थ्योरम याद होगी, आपको डायमेंशनलेस एनालिसिस याद होगी, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस जिसे हम बोल दिया करते थे वो भी याद होगा। m-n वाला कॉन्सेप्ट याद होगा कि पाई टर्म्स क्या हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर लेके चलना है हमें फॉर फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर फ्लूइड मशीनरी operations फॉर फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशंस, जो हमारे पास ये सारी चीजें फंक्शन होती हैं, ये किसकी फंक्शन होती हैं आपको याद होगा। तो यहां पर हमारे पास एक है D, एक Q, एक N, एक H, ठीक है, रो, म्यू, G, E एंड P, ओके, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशन का फंक्शन है। मतलब क्या हुआ कि जो हम बात करते हैं, जैसे कि आपने जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें आपने पढ़ा होगा डायमेंशन एनालिसिस वाला जो आपका चैप्टर था, ठीक है, उसको आपने पढ़ा होगा। उसमें पाई टर्म्स की बात की होगी, उसमें आपके जो रिलेशन हुआ करते हैं वो कहीं ना कहीं पाई टर्म से निकल के आते हैं। जैसे कि हमारा रेनॉल्ड नंबर भी कहीं ना कहीं पाई टर्म से रिलेट करता है, निकल के आता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास सारे टर्मोलॉजी होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर स्पेसिफिक
स्पीड के सेंस में लेके चलने की बात करेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा आपको एक एनालिटिकल, जिसे हम क्लासिकल जो आपके लिए ये पर्टिकुलर जो वर्डिंग हो जाएंगी वो मैं नहीं लेके चल रहा, ठीक है। जो हमारे इस सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस मैं एनालिसिस को आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। मैं आपको पर्टिकुलर वो जो आपके पास पाई 1 एंड पाई 2 की वैल्यू कैसे आती हैं, ठीक है, कैसे हम डायमेंशनली उन्हें स्टेबल करते हैं, m की पावर a एंड l की पावर b एंड जो t है उसकी पावर c करके, वो सारी चीजें नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनली आंसर बताने वाला हूँ, उनका जो फिजिकल मीनिंग है हमारे साथ उसको मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर वो डायमेंशन एनालिसिस बराबर सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट बता के बराबर करके फिर ए बी सी की वैल्यू निकालना, वो कुछ नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो फिर, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 टर्म्स हैं जिनके ऊपर हमारा फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशन काम करता है। बट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, डी है हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, डी है हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। फ्लूइड मशीनरी में आपने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के बारे में समझा होगा, रो वी डी में भी आपने ये चीज समझी होगी, रो वी डी बाई म्यू जिसे आप आर ई बोला करते थे, यहाँ पे भी डी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हुआ करती थी। मान लीजिए आपने अगर पाइप फ्लो लिया है तो फुल्ली पाइप फ्लो है तो डी वहां पर डायमीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसी हिसाब से अगर वो हाफ है तो डायमीटर से कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अलग होगी। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती थी उसकी डेफिनेशन आपने फ्लूइड मशीन मैकेनिक्स में समझी हुई है, ठीक है। तो डी यहाँ पर मैं सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी डायमीटर के बराबर हो सकती है, बिल्कुल जिसकी वैल्यू हमारी डायमीटर के बराबर हो सकती है, हमारी फ्रांसिस टर्बाइन वगैरह में हो सकती है, बिल्कुल मान सकता हूँ। बट ये मैं अभी एक डायमेंशन लेके चल रहा हूँ, जिसे मैं अभी एक सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन लेके चल रहा हूँ। ये मेरे क्या है, ये मेरे डायमेंशनल फॉर्म है, ये मेरी डायमेंशनल फॉर्म है, ये मेरी डायमेंशनल फॉर्म है। मतलब इन चीजों पर जो कि डायमेंशन को लेके बैठे हुए हैं सारे टर्म, इनके ऊपर मेरा फ्लूइड मशीनरी के ऑपरेशन डिपेंड करते हैं। इतने चीजें होती हैं, कौन कौन सी, डी हो गया, क्यू मेरा क्या हो गया, फ्लो रेट हो गया, क्यू मेरा फ्लो रेट इस पर डिपेंड करता है, एन मेरे पास स्पीड हो गई, रोटेशनल स्पीड जिसे बोल देते हैं, रोटेशनल स्पीड हो गई, एच मेरे पास वर्किंग हेड हो गया, ठीक है। रो मेरे पास, रो एंड म्यू क्या हो जाएंगी, डेंसिटी एंड, ये तो आपको पता ही है, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। इन चीजों को प्लीज लिख लीजिएगा। जी हमारे पास हो गया ग्रेविटी या लोकल ग्रेविटी, लोकल ग्रेविटी, ठीक है। ई हमारे पास होता है इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, पी हमारे पास होती है पावर, ठीक। ये टर्मोलॉजी आप सभी लिख लीजिए, ये टर्मोलॉजी लिख लीजिए, ठीक है। सोमेश जी ये क्या लिखा हुआ है आपने, पी वाई ए, ठीक है। तो ये हमारे लिए टर्मोलॉजी होती है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं इस फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशन में। फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशन में हम जनरली ये चीजें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर ये है डायमेंशनल फॉर्म्स, ठीक है। साथ ही जो फ्लूइड मशीनरी होती है उसमें हम डी क्यू एन एच, एच की जगह एच रो म्यू, ये जी है, ये ई है एंड ये पी है, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि ये जो हमारे पास जी होता है ना, ये हम फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशन में ना लेते हुए हम यहाँ पर जी एच लेके चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ इस जी का सिग्निफिकेंस किसके साथ लेके चलते हैं, हेड के, एच के साथ। जी एच मतलब मेरी वाटर पावर के सेंस दे रही होती है, जी एच मेरा वाटर पावर का सेंस दे रही होती है। यहाँ पर ये जी यहाँ पर लिया जाता है, क्यों, जी को हम इंडिविजुअल नहीं लेके चलते, क्योंकि फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशन हमारे जनरली किस में होते हैं, फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशन हमारे ओपन एनवायरनमेंट में नहीं होते, ओपन एनवायरनमेंट में हम बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर पाइप फ्लो की बात कर रहे होते हैं, और पाइप फ्लो में हम जी की लोकल वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जी का इफेक्ट तब लगे जब फ्लूइड हमारा एक तरह से ओपन एनवायरनमेंट में हो, ग्रेविटी का इफेक्ट तब लगे जब ये ओपन एनवायरनमेंट में हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस जी का इफेक्ट नहीं लेके चलते, हम जी का कहाँ पर इफेक्ट ले लेते हैं, जी एच में, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने
ई पी। सबसे पहले मुझे बताइए वॉइस क्लियर है या नहीं, जल्दी से थम्स अप कीजिए अगर वॉइस क्लियर है तो। वॉइस क्लियर है? ओके चलो ठीक। हाँ तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, इट इज द फंक्शन ऑफ डी क्यू एन जी एच रो म्यू ई एन पी, ठीक है। क्योंकि हमने जी को यहाँ से हटाया, क्यों? क्योंकि इट इज ए फ्लूइड मशीनरी में जो हम बात करके चलते हैं वो ओपन एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम एक पाइप फ्लो की बात कर रहे होते हैं। तो पाइप फ्लो में आपको पता है कि जो हमारे पास जी है वो लोकल ग्रेविटी को हम कहीं ना कहीं ओपन में यूज करते हैं, ना कि पाइप फ्लो के लिए। तो जो हमारे पास जी है वो हम यहाँ कंसिडरेशन में लेके चलते हैं उसका जो वाटर पावर होती है उस सेंस में कि जी एच वाला फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पर ये नो की जगह, ये आप गिन पा रहे थे कि ये नो हो रहे हैं, नो की जगह अब हमारे पास क्या रह जाते हैं? डायमेंशनल। डायमेंशनल, डायमेंशन लेस नहीं, डायमेंशनल मतलब फुल ऑफ डायमेंशन। डायमेंशनल पैरामीटर्स हमारे पास कितने हैं? डायमेंशनल पैरामीटर्स हमारे पास कितने हैं? 8, ठीक है। तो हमने m को क्या बोला? 8, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी होंगी? नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर कितनी होंगी? या पैरामीटर्स, फंडामेंटल पैरामीटर्स यहाँ पर कितने होंगे? कितने होंगे यहाँ पर? उम्मीद है आप इसका आंसर दे पाओगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा ये कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पैरामीटर्स कितने होते हैं? मास, लेंथ एंड टाइम। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ टेम्परेचर की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। फ्लूइड मशीनरी में, थर्मल में हम करते हैं, इसमें हाइड्रोलिक मशीनरी में नहीं करते। फ्लूइड मशीनरी में दो पार्ट मैंने आपसे पहले बोला है, हाइड्रोलिक वाला एंड स्टीम वाला, एंड जो वाटर को वेपराइज करके फिर हम स्टीम में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। गैस एनालिसिस, वहां पे थर्मल वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे होते हैं थर्मल की नहीं कर रहे होते, तो हमारे पास 3 पैरामीटर हैं, एम, एल एंड टी, ठीक है। 3 पैरामीटर हैं, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो गई? एन की वैल्यू हो गई 3, एन की वैल्यू हो गई 3। अब आपको बकिंगम्स पाई थ्योरम याद होगी, बकिंगम्स पाई थ्योरम याद होगी। बकिंगम्स पाई थ्योरम क्या कहलाती थी? मैं इसे रफ कर रहा हूं यहां पर। अब बकिंगम्स पाई थ्योरम कहलाती थी, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा बेसिक में मुझे नहीं जाना, बस आपको याद होना चाहिए नंबर ऑफ पाई टर्म्स मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन लेस टर्म, ठीक है। वो हमारे कितने हुआ करते थे? m माइनस एन। किसी का आंसर आया? ओके चलो बहुत बढ़िया, 3 वेरी गुड, m माइनस एन, ठीक है। नंबर ऑफ डायमेंशनलेस टर्म होते थे m माइनस एन। तो यहाँ से हमारे पास पाई टर्म्स कितने आ जाएंगे? पाई टर्म्स बेसिकली होते थे डायमेंशनलेस टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर पाई टर्म्स कितने आ जाएंगे मेरे? 8 माइनस 3 मतलब 5। तो ये जो आपने 8 पैरामीटर्स के हिसाब से आपने इस चीज को डिफाइन किया था, फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया था, वेरी गुड लवी जी। तो इस चीज को हम अब सिर्फ और सिर्फ 5 पैरामीटर, डायमेंशनलेस पैरामीटर से हम डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 पैरामीटर से। तो आप 9 से पहले 8 पर गए, अब 8 से आप 5 पर जा रहे हो, है ना। तो 5 पैरामीटर्स हो जाते हैं जिससे हम इन्हें डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन किसका बनता है? पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 एंड पाई 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ठीक है। यहां तक इसे नोट डाउन कीजिए, क्लियर, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए यहां तक, ठीक। मैं इसे रफ कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब हम पाई टर्म्स की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पाई टर्म्स जो हैं वो ऑब्वियस है पैरामीटर्स के बेसिस पर बनेंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स? हम यहाँ जनरली किस किस को, डी, क्यू, एन है ना स्टार्टिंग में, इनको हम एज अ सिमिलरिटी पैरामीटर लेके चलते हैं, ठीक है। और इनकी हेल्प से हम पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और कोई टर्म आएगा नहीं, पी भी आएगा, रो भी आएगा, ई भी आएगा, सारे के सारे 8 टर्म रहेंगे,
ठीक है, आठों टर्म को किस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, कैसे होगा, पाई टर्म्स के हिसाब से आप क्या लेके चलते हैं, एक साइड में एम एल टी ए बी सी, फिर यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, उसके हिसाब से वो जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमारे पास Q है, N है, D है, उनके फॉर्मेशन में हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, उनकी पावर्स आती हैं, तो वही हमें यहाँ पर लेके चलनी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं स्किप करवा के सीधा आपको फाइनल फंक्शन की तरफ लेके चल रहा हूँ। फंक्शन जो पाई 1 की वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, पाई 1 की वैल्यू है वो आई निकल के क्यू वाई एन डी क्यूब, आपको ये चीजें याद रखनी है जो मैं सीधा बता रहा हूँ, पाई क्यू वाई एन डी क्यूब। दूसरा है जी एच वाई एन स्क्वायर डी स्क्वायर, एंड थर्ड इज रो एन डी क्यूब डिवाइडेड बाई म्यू, एंड फोर्थ वन इज पी वाई रो एन क्यूब डी की पावर 5, एंड फिफ्थ वन इज ई रो अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर। These are the 5 पाई टर्म्स, these are the 5 पाई टर्म्स जो हमने कहां से निकाले, उन 8 पैरामीटर्स की हेल्प से, उन 8 पैरामीटर्स की हेल्प से हमने 5 पाई टर्म्स निकाले हैं। अब यहां पर एक चीज और देखने वाली है कि यहां पर हम विस्कस फ्लो को नहीं मानते, मतलब विस्कस फ्लो का इफेक्ट हम कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, तो विस्कस फ्लो वाले पैरामीटर्स को हम कहीं ना कहीं हटा देते हैं। दूसरी बात, यहाँ ई क्या है, ई है इलास्टिक फोर्स, मतलब यहाँ पर हम वैसे भी क्या मान के चलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान के चलेंगे तो जो कंप्रेसिबिलिटी वाला फैक्टर होता है, जिससे हम मैक नंबर वगैरह को भी यहाँ पर बात करते हैं, अकॉस्टिक वेलोसिटी की बात करते हैं, वो सारी चीजें हम क्या मान के चलते हैं, फिर से हटा के। फ्लूइड मशीनरी में हम ये चीज और ये चीज यहाँ पर कंसिडर नहीं करते, हम कंसिडर क्या कर रहे होते हैं, हम पाई 1, पाई 2 एंड पाई 4, 3 पाई 3 एंड पाई 5 को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मशीनरी में हम ये 3 पैरामीटर्स लेके चलते हैं। फाइनली आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, फाइनली आपको जितना मैं लेके चल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उतनी जानकारी जरूरत है आपको ये जानकारी की जरूरत नहीं है कि ये टर्म कहाँ से आए। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि ये टर्म कहाँ से आए, तो भैया डायमेंशन एनालिसिस कर लो इसकी, आपको पता लग जाएगा। जरूरत नहीं है उन चीजों की जरूरत नहीं है आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज याद रखने की। आपको तो ये वैल्यू भी याद नहीं रखनी, ठीक है, बस फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 5 पाई टर्म्स हैं, तो वो ये 5 टर्म्स हैं आपके। उन 5 पाई टर्म्स में से 2 को हम फिर से हटा देते हैं, क्योंकि हम म्यू वाली बात और कंप्रेसिबिलिटी वाली बात नहीं कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बात आएगी क्यू अपॉन एन डी क्यूब, कोमा जी एच अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर, एंड पी अपॉन रो एन क्यूब डी की पावर 5। These are the 3 पाई टर्म्स, और यहाँ पर ये हमें रिलेशन देंगे फ्लूइड मशीनरी ऑपरेशंस के, ठीक है। फाइनली यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसे डन कीजिए जल्दी से, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके गुड, ठीक, चलिए फिर जितना मुझे डेप्थ में लेके जाने की जरूरत थी मैं उतना आपको डेप्थ में लेके गया हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ की आपको जरूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फाइनली हमारे पास कुछ ये रिलेशन आया, फाइनली हमारे पास यहाँ पर कुछ ये रिलेशन आया। अब देखिएगा इसमें Q क्या है, Q एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिस्चार्ज को दिखा रहा है। डिस्चार्ज मतलब वाटर से रिलेट कर रहा है ना, डिस्चार्ज एक तरह से वाटर फ्लो से रिलेट कर रहा है ना, ठीक। अगर मैं बात करूं ये जो D है ये मेरा है डायमेंशन के बेसिस पर, मतलब यहाँ पर ये जो D है ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, जिसे हमने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मान के चला था, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, मेरे पास जो, ध्यान से समझिएगा इस वर्डिंग को, मेरे पास जो एनालिसिस होती है किसी भी पर्टिकुलर टरबाइन को कहीं पर प्लेस करने की, ये जो चीजें मैंने आपसे की हैं, ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं, ये चीजें किसके लिए थी, स्पेसिफिक स्पीड के लिए। ये चीजें किसके लिए हैं, ये हैं उस पर्टिकुलर टरबाइन को डिजाइन करने के लिए जिस पर्टिकुलर टरबाइन से मुझे एक पर्टिकुलर पावर लेनी हो, एक स्पीड उससे पर्टिकुलर लेनी हो, और साथ ही वो एक पर्टिकुलर हेड पर काम कर सकती हो। उस चीज को हम कहते हैं स्पेसिफिक स्पीड के, ये इस स्पेसिफिक स्पीड के लिए वो टरबाइन काम कर सकती है।
वो एक होमोलोगस सीरीज के हिसाब से काम करती हैं जो टर्बाइन्स हैं। तो वो जो टर्बाइन्स हैं उनकी एनालिसिस हम कल करेंगे या आगे आने वाले चैप्टर्स में, हम लेक्चर्स में करने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो ये डी वाला फंक्शन है, इस डी को फंक्शन को भी हमें एलिमिनेट करना है, इस डी के फंक्शन को भी एलिमिनेट करना है। तो इस डी के फंक्शन को एलिमिनेट किस तरह से किया जाए, हमें वो चीज लेके चलनी है। ठीक है, अब जरा एक बात समझिएगा, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं π1 एंड π2, ये भी क्या होगा, एक डायमेंशनलेस टर्म होगा। ये भी आपके लिए एक डायमेंशनलेस टर्म होगा या नहीं होगा ना, बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं π1 एंड π2, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कहीं ना कहीं हमारे पास डायमेंशनलेस टर्म आते हैं जब हम आगे बातें करते हैं, क्योंकि ये सारे डायमेंशनलेस टर्म है तो सारी चीजें डायमेंशनलेस बनेगी। ये हमारे लिए क्या है, हमारे डायमेंशनलेस टर्म है ना, ये पाई टर्म है तो डायमेंशनलेस टर्म है, इसका मतलब हमारे पास ये सारी चीजें डायमेंशनलेस बनेंगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा रिलेशन लेके चलना है जिसमें डी की पावर्स को आप हटा सकें, जिसमें आप डी के वैल्यूज को आप हटा सकें, ऐसा डायमेंशनलेस टर्म लेके चलना है। तो वो डायमेंशनलेस टर्म जो है उसी को हम लेके चलते हैं हमारा स्पेसिफिक स्पीड। हम उसी टर्म को लेके चलते हैं स्पेसिफिक स्पीड, बट कैसा, डायमेंशनलेस। तो इसे हम बोलते हैं KST, दिस इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, जिसमें हम लेके चलते हैं π4 की पावर 1/2 एंड π2 की पावर 5/4, π4 की पावर 1/2 एंड π2 की पावर 5/4। ठीक है, और यहां से अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो π4 क्या है मेरा, π4 है py रो n³ d की पावर 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई π2 हमारा क्या है, gh अपॉन n² d² की पावर 5/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपको इसकी वैल्यू मिलती है n इंटू p की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई रो की पावर 1/2 इंटू gh की पावर 5/4। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलती है यहाँ से इसकी फाइनल। इसका मतलब जो d की पावर्स हैं वो हमने कहीं ना कहीं कैंसिल कर दी और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस में हमारे पास रिलेशन बचा, n p h रो g, इसमें हमारे पास रिलेशन बचा है बस। और मैंने अभी आपको जब सिग्मा सी के बारे में बताया था, सिग्मा सी में मैंने यही बोला था कि एक पर्टिकुलर फ्रांसिस टरबाइन को फ्रांसिस टरबाइन की तरह ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम उसे रिएक्शन एक्सियल यूज नहीं कर रहे, क्यों हम वहां पर पेल्टन व्हील यूज नहीं कर पा रहे। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कहां पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं इन तीन चीजों पर, n पर, p पर, h पर, g और रो पर भी डिपेंड करती हैं। बट फॉर द फ्लूइड मशीनरी, फॉर द पाइप, जो हमारे पास एक तरह से पाइप फ्लो की बात हो रही है इसमें, तो वहां पर हम g के कंसिडरेशन को भी नेग्लेक्ट करेंगे और हम वहां पर रो के कंसिडरेशन को भी नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, क्योंकि कंप्रेसिबल तो है नहीं वाटर, है ना, तो रो को भी कंसिडर को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास NPH रह जाएगा। इसी NPH के बेसिस पर हम स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं कि ये जो हमारे पास NPH का रिलेशन होता है ये मेरी उस पर्टिकुलर टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड बताएगा। मतलब इस N, इस P, इस H को डेवलप करने के लिए मुझे कौन सी टरबाइन यूज करनी है ये चीज बताता है मेरा ये जो KST है या फिर जो NST है। ठीक है, तो अब हम NST की बात कर लेते हैं, कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी वर्डिंग्स है यहाँ पर, अब आप किस तरह से उन चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज अगर ये जो वर्डिंग आपने अगर स्किप कर दी है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है अभी, ठीक है, तो उनको फिर से एक बार रिवाइंड कीजिएगा, उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को देखिएगा पहले कि NPH के हिसाब से हमें वैल्यू लेके आनी है, तो इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड विद डायमेंशनलेस पैरामीटर, डायमेंशनलेस पैरामीटर। कहीं कहीं इसे हम शेप फैक्टर भी बोल देते हैं, कहीं कहीं इसे हम शेप फैक्टर भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि शेप को डिफाइन करता है, क्योंकि ये शेप को डिफाइन करता है। KST बेसिकली शेप को डिफाइन कर रहा है कि फ्रांसिस टरबाइन रेडियल होनी चाहिए या फ्रांसिस टरबाइन हमारी जो एक्सियल है, सॉरी रिएक्शन टरबाइन रेडियल होनी चाहिए, मतलब फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन एक्सियल होनी चाहिए, मतलब क्या प्लान कौन सी ली जाए, ये शेप फैक्टर के हिसाब से पता लगता है।
डायमेंशन के बारे में बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उस होमोलोगस सीरीज के बारे में जिससे रिलेट करते हुए हम ये बताते हैं कि यहाँ पर फ्रांसिस यूज होगी, यहाँ पर पेल्टन यूज होगी, यहाँ पर कैप्लान यूज होगी, वो पर्टिकुलर इस स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्योंकि एक रो टर्म है एक जी टर्म है, तो हम रो एंड जी को एक तरह से, देखिए ये स्पेसिफिक स्पीड होती थी, आपको याद होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा स्पेसिफिक स्पीड का नाम। ठीक है, तो एनएस को आप जनरली ये सोच के चलते होंगे अभी तक माइंड में कि स्पेसिफिक स्पीड है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी डायमेंशन लेस पैरामीटर है। ठीक है, जबकि डायमेंशन लेस पैरामीटर होता है केएसटी। ये क्वेश्चन आ सकता है गेट में, ईएससी में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बिल्कुल, जेई में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा क्या कि केएसटी होता है डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड। केएसटी होता है डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड, इसमें क्या होता है एनपी की पावर हाफ अपॉन रो की पावर हाफ इंटू जीएच की पावर 5/4। ठीक है, जबकि जो हमारे पास एनएस होता है, उस एनएस में हम रो को भी नेग्लेक्ट मान लेते हैं और जी को भी नेग्लेक्ट मान लेते हैं, मतलब हम एक ऐसा स्पेसिफिक स्पीड वाला फैक्टर लेके चलते हैं जो कि कहीं ना कहीं रो एंड जी पर डिपेंड ना करे। ठीक है, मतलब अगर रो को भी हटाना है जी को भी हटाना है तो अब कुछ ना कुछ डायमेंशन आएगी उसकी, है ना। तो अब ये जो आपके पास एनएस हम बोलते हैं, यहाँ से रो एंड जी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हुए, इफेक्ट को यहाँ से रिमूव करते हुए, हम जो एक स्पेसिफिक स्पीड लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं एनएसटी फॉर द टरबाइन। फॉर द पंप ये वैल्यू अलग होती है, उसके बारे में मैं वहां पे बताऊंगा जब पंप की बात कर रहे होंगे। अभी टरबाइन के बारे में बात चल रही है, तो एनएसटी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एनएसटी हमारे लिए हो जाएगा यहाँ से एन पी की पावर 1/2 अपॉन एच की पावर 5/4। क्लियर, एन पी की पावर 1/2 अपॉन एच की पावर 5/4। ठीक, तो ये हमारे लिए हो जाता है एनएसटी। ठीक है, ये हो जाता है हमारे लिए एनएसटी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ही क्लियर होगा आपको। जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड है, इसकी जो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट निकालिएगा, यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर किलोग्राम की पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर मीटर की पावर 1/2 एंड सेकंड की पावर मीटर की पावर 1/4 एंड सेकंड की पावर 5/2। ठीक है, सेकंड की पावर 5/2। क्लियर, यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी रिलेशन। अगर मैं इसे एमएलटी में लिखूं तो m की पावर हाफ, ठीक है, किलोग्राम को हम m से लिखते हैं। ठीक है, मास, मीटर मतलब लेंथ की पावर l की पावर 1/4 एंड s क्या हो जाता है सेकंड मतलब टाइम की पावर -5/2। ये मेरी होगी डायमेंशनल। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा एनएस जो होता है, एनएस से ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन ऑफ जेई एंड ईएससी एंड वेरियस पीएसयूज। क्या पूछा जा सकता है, उनकी यूनिट, ठीक है, या फिर उनकी डायमेंशनलेस जो डायमेंशनल पैरामीटर्स, m की पावर हाफ, l की पावर 1/4, t की पावर -5/2। जबकि आपसे अगर शेप फैक्टर की वैल्यू पूछे या स्पेसिफिक स्पीड विदाउट डायमेंशनलेस पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से पूछे तो इसकी क्या हो जाएगी, 0, मतलब कुछ है ही नहीं, ये एम्प्टी से बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ना ही m ना ही l ना ही t। ठीक, तो ये वाला एक फैक्टर है, जब हम g और रो को हटा देते हैं तब हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड आती है। फॉर्मूला हमें ये याद रखना होता है, ये डायमेंशनल है, डायमेंशन लेस नहीं है, बट इसका जो इजाद हुआ है, जो इसका बेसिक जो फंक्शन आया है वो कहाँ से आया है, डायमेंशन लेस पैरामीटर से। ये कहाँ से आया है, डायमेंशन लेस पैरामीटर से इसका डेरिवेशन हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक अब ये क्लियर होगा। जल्दी से सभी बताइए, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। जल्दी से रिप्लाई। ओके, ठीक, गुड। ठीक है, तो फिर अब आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं इसे। ठीक है, कल हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्पीड की फिजिकल सिग्निफिकेंस। स्पेसिफिक स्पीड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम वो कल बात करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस। एंड साथ ही हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्पीड के क्वेश्चंस एंड यूनिट क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, और हो सके तो एक्सियल टरबाइन को भी देख लेंगे। ठीक है, या फिर पहले एक्सियल टरबाइन को देख के स्पेसिफिक स्पीड के फिजिकल सिग्निफिकेंस की लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू देन। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू देन।